हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑल। तो जो लोग लाइव हैं एक बार बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, ओके। चलिए, तो फिर अपन कंटिन्यू करते हैं डियर। देखिए, अपन ने लास्ट टाइम पे जो अपनी क्लास हुई थी उसमें सेकंड लॉ स्टार्ट कर दिया था, और सेकंड लॉ में अपन ने डिस्कशन करा था हीट इंजन के बारे में, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप मीन्स कैल्विन प्लैंक और क्लोसियस स्टेटमेंट के बारे में देखा था। तो एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं। तो कैल्विन प्लैंक आपके अकॉर्डिंग कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है? ये सोर्स हो गया T1 टेम्परेचर पे, दिस इज हीट इंजन and this is the sink that is at T2 temperature. Heat is supplied Q1, heat is rejected Q2 and the work done by heat engine is W. ठीक है, तो यहाँ पे T1 is greater than T2 है, मीन्स ये हायर टेम्परेचर है और ये लोअर टेम्परेचर में। तो इसकी एफिशिएंसी अपन ने क्या निकाला था, W by Q1 या फिर 1 minus Q2 by Q1। यस और नो? 1 minus Q2 by Q1। यहाँ से अपन ने देखा था ना इसको भाई, यहाँ से अपन ने क्या लिख सकते हैं, Q1 इक्वल टू W प्लस Q2। ठीक है, तो W को अपन लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 बाई Q1 दैट इज 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब ये Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड, और Q1 क्या है, हीट सप्लाइड। तो एफिशिएंसी क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस QR बाई QS। तो अपने पास हीट इंजन की एफिशिएंसी के दो फॉर्मूले हैं, हीट इंजन की एफिशिएंसी के दो एक्सप्रेशन है, दैट इज W बाई Q1 एंड 1 माइनस QR बाई QS। ठीक है, या Q1 को आप बोल सकते हो QS, हीट सप्लाई। ये हीट इंजन की एफिशिएंसी है। ये कहाँ वैलिड है, ये एक्सप्रेशन कहाँ वैलिड है, ये आपका हर साइकिल के लिए मीन्स हर हीट इंजन के लिए वैलिड है, वेदर द हीट इंजन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों हीट इंजन के लिए वैलिड है। ठीक है, ये कैल्विन प्लैंक साहब के अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हीट इंजन का डेवलपमेंट हुआ था, और हीट इंजन क्या है, it convert the it convert the heat supplied into work, partially convert the heat supply into work and the remaining heat is rejected to sink। ठीक है, फिर अपन ने देखा था क्लोसियस स्टेटमेंट। तो क्लोसियस स्टेटमेंट में अपन ने बात करी थी, अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो ये मान लीजिए अपना लोअर टेम्परेचर है T1 मान लेते हैं, दिस इज Q1, और यहाँ से वर्क इनपुट है W, ये Q2 एंड दिस इज द हायर टेम्परेचर T2। तो T1 इज लेस देन T2, इस बार T1 लेस देन T2 है। ठीक है, तो यहां से COP ऑफ रेफ्रिजरेटर अगर अपन लिखें तो क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, या अगर हीट के फॉर्म में लिखें तो Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। ये आपका COP ऑफ रेफ्रिजरेटर था। ये भी कहाँ वैलिड है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों रेफ्रिजरेटर के लिए ये वैलिड है। ऐसे ही अगर हीट पंप की बात करें तो ये अपना लोअर टेम्परेचर है जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। इस बार रेफ्रिजरेटर में ये अपना डिजायर है जो स्टोरेज स्पेस टेम्परेचर होता है, ये स्टोरेज स्पेस टेम्परेचर होता है, और ये सराउंडिंग या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है जहां पे अपन हीट रिजेक्ट करते हैं। ऐसे ही जब हीट पंप की बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है जो लो टेम्परेचर पे है, यहाँ से अपन हीट निकालते हैं, ये हीट पंप का साइकिल हो गया। और अपने जो रूम है, जो अपना डिजायर है, डिजायर क्या है, रूम को गर्म करना, तो ये रूम का टेम्परेचर है T2, यहाँ पे अपन हीट रिजेक्ट करते हैं और इसको अपन ने वर्क इनपुट दिया W। ठीक है, तो अगर इसके COP की बात करी जाए तो COP क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट इस बार क्या है, रूम को गर्म रखना, अपना रूम डिजायर्ड इफेक्ट है, रूम अपना डिजायर्ड इफेक्ट है, तो ये हीट हो गया Q2 बाई W या फिर Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1। तो ये COP ऑफ हीट पंप था। तो डियर, ये जितने भी एक्सप्रेशन अपन ने निकाले हैं, ये सारे एक्सप्रेशन कहाँ वैलिड है, ये चाहे आपका साइकिल रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल साइकिल हो, दोनों जगह ये एक्सप्रेशन वैलिड है। समझ में आई बात, चाहे अपना साइकिल रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, दोनों जगह ही एक्सप्रेशन वैलिड है। यहां तक अपन लास्ट टाइम पे पढ़ चुके हैं, तो किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक अपन लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, क्लियर है, बताइए डियर, यस और नो? यस, चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग अब अपन पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल कंप्लीट करने के बाद फिर से हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप पे आएंगे। देखो
कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल, आपको पता होगा कैसा साइकिल है ये, इट इज अ रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल साइकिल? किस साइकिल को रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं? देखिए साइकिल का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्रोसेस। साइकिल मीन्स एक साइकिल जो होगा उसमें बहुत सारे प्रोसेस होंगे, 3 4 5 कितने भी प्रोसेस हो सकते हैं, तो 4-5 प्रोसेस से मिलकर एक साइकिल बनता है। तो कोई भी साइकिल रिवर्सिबल साइकिल कब होता है, जब उसके जितने भी प्रोसेस हैं, वो जितने भी प्रोसेस से मिलके वो बना हुआ है, वो सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होने चाहिए। A cycle is said to be reversible when all the process are reversible. अगर मान लीजिए कोई भी साइकिल है 4 प्रोसेस से मिलके बना है, तो वो चारों प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे तभी उस साइकिल को रिवर्सिबल बोलेंगे। अगर उन 4 में से एक प्रोसेस भी इरिवर्सिबल हो गया, अगर उन 4 में से एक प्रोसेस भी इरिवर्सिबल हो गया, तो वो साइकिल फिर रिवर्सिबल नहीं होगा, वो इरिवर्सिबल साइकिल होगा। तो कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है, 4 प्रोसेस से मिलकर बना होता है, तो इसमें चारों के चारों प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं। ये बात समझ में आ गई? जैसे मैं आपको एग्जांपल पूछूं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन एंड थ्रोटलिंग। ये 4 प्रोसेस होते हैं। क्या ये साइकिल कभी रिवर्सिबल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि थ्रोटलिंग प्रोसेस इज एन हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, इन तीनों का आपने रिवर्सिबल बना भी दिया, लेकिन थ्रोटलिंग तो कभी भी रिवर्सिबल नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर एक प्रोसेस भी इरिवर्सिबल हुआ साइकिल में, तो वो साइकिल फिर इरिवर्सिबल ही होगा, वो कभी रिवर्सिबल नहीं हो सकता। क्लियर? तो कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है, मींस ऑल द प्रोसेस इन कार्नोट साइकिल आर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब कार्नोट साइकिल 4 प्रोसेस से मिलकर बना होता है, तो ये 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं? प्रोसेस 1 to 2 आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन, या इसको एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं एक्सपेंशन? ये आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में अपन ने पढ़ा था, याद है सेकंड चैप्टर में, इन आइसोथर्मल प्रोसेस इफ देयर इज एक्सपेंशन मींस इफ देयर इज अ वर्क डन बाय द सिस्टम देन हीट इज सप्लाइड। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्सपेंशन होता है तो हीट सप्लाई होती है। याद है मैंने आपको बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट और वर्क दोनों बराबर होते हैं। अगर एक्सपेंशन होगा मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हीट एडिशन होगा। इफ कंप्रेशन होता है मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो हीट रिजेक्शन होगा। तो आइसोथर्मल हीट एडिशन बोल दो या आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोल दो, बात एक ही है। नेक्स्ट प्रोसेस 2 to 3 ये होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है। प्रोसेस 3 to 4 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन या इसको कंप्रेशन भी बोल सकते हैं। एंड प्रोसेस 4 to 1 ये होता है डियर एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। और ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं? रिवर्सिबल। सारे के सारे प्रोसेस कैसे होते हैं? रिवर्सिबल। क्योंकि मैंने बोला कोई भी साइकिल अगर रिवर्सिबल साइकिल है तो ऑल द प्रोसेस ऑफ दैट साइकिल विल बी रिवर्सिबल। उस साइकिल के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे। तो ये चारों के चारों प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। अब देखो साइकिल बनाते हैं पीवी डायग्राम पे। अपने को पीवी डायग्राम ही बनाना आता है, अभी तक टीएस डायग्राम बनाना अभी सीखा नहीं। इस चैप्टर में जब एंट्रोपी वाला चैप्टर पढ़ेंगे सेकेंड लॉ के बाद, उसमें सीखेंगे टीएस डायग्राम बनाना। तो पीवी डायग्राम पे प्लॉट करते हैं। पीवी डायग्राम पे आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे बनता है? कर्व लाइन बनती है, हीट एडिशन है, एक्सपेंशन है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस बन गया। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक, तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, जो कि कर्व लाइन बनता है, ये भी एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये कंप्रेशन दिखा दिया मैंने। ठीक है, और फिर है एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो कंप्रेशन है मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से आएंगे। तो ये अपना साइकिल बनेगा। ठीक है, इसको एक बार मैं तो ये अपना साइकिल बनता है। दिस इज द आइसोथर्मल, दिस इज द कार्नोट साइकिल। चारों प्रोसेस समझ में आया? 1 2 3 4 ये अपना कार्नोट साइकिल है।
ये अपना कार्नोट साइकिल है। देखो 1 to 2 प्रोसेस अपना है आइसोथर्मल हीट एडिशन। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे कर्व लाइन ही बनता है पीवी डायग्राम पे, और एडियाबैटिक भी कर्व लाइन बनता है। डिफरेंस कहाँ होता है? सिर्फ डिफरेंस होता है स्लोप में। तो एडियाबैटिक का स्लोप थोड़ा ज्यादा दिखा दिया मैंने, ठीक है। ये आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन एंड दिस इज द एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये तो कंप्रेशन में पीछे आएंगे, एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये अपना साइकिल है। तो साइकिल में देखो 1 से 2 गए, 1 से 2 गए, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1, तो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गए, ठीक है। तो ये कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम समझ में आया। अब मैं आपको ये पूछूं कि व्हाट इज द वर्क आउटपुट, मैं आपको ये पूछूं कि कार्नोट साइकिल में वर्क आउटपुट कितना है, तो डियर मैंने आपको एक हेडिंग पढ़ाई हुई थी कि अगर पीवी डायग्राम पे कोई भी साइकिल आपके पास है और आपको वर्क निकालना है तो आप क्या करेंगे? एनक्लोज्ड एरिया निकाल लेंगे। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया मिलेगा एनक्लोज्ड एरिया ऑफ द साइकिल, ये आपको क्या दे देगा? वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट ये आपको W का वैल्यू दे देगा कार्नोट साइकिल में, ठीक है। तो यहाँ पे हीट एडिशन है, ये अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहां से क्या हो रहा है? हीट रिजेक्शन हो रहा है, ये अपना हीट रिजेक्शन है। 1 to 2 प्रोसेस में हीट एडिशन है, आइसोथर्मल हीट एडिशन, और 3 to 4 में आइसोथर्मली हीट रिजेक्शन है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं तो ये अपना सोर्स हो गया, यहां से अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये अपना साइकिल हो गया, ये अपना साइकिल हो गया, और यहां पे हीट रिजेक्शन हो गया। हीट रिजेक्शन कहां होगा? सिंक में। तो इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूं T2, और ये अपना है सोर्स, ये टेम्परेचर हो गया T1। ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सर्कल इस साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो साइकिल आपने बनाया ना, ये वाला, इस साइकिल को ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अपन थर्मोडाइनमिक्स में साइकिल तो पढ़ते नहीं है, थर्मोडाइनमिक्स में सिर्फ एक ही साइकिल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज कार्नोट। बाकी कोई भी साइकिल अपन थर्मोडाइनमिक्स में नहीं पढ़ते। जैसे रेनकाइन साइकिल हो गया, आपका ब्रेटन साइकिल हो गया, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, ऑटो डीजल ड्यूअल, ये आप थर्मोडाइनमिक्स में नहीं पढ़ते। ये सारे एप्लीकेशन पार्ट हैं, आप इनको आईसी पावर प्लांट में पढ़ेंगे। थर्मोडाइनमिक्स में सिर्फ एक ही साइकिल पढ़ते हैं, दैट इज द कार्नोट साइकिल। तो ये जो सर्कल होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये साइकिल में जितने भी प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब इस साइकिल को मैंने कहा किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? बोलो, समझ में आई ये बात? ठीक है डियर। तो ये अपना कार्नोट साइकिल है। तो यहाँ पे सोर्स से हीट सप्लाई हो रही है, मैंने देखिए यहाँ पे हीट सप्लाई QSC लिखा और हीट रिजेक्शन QR, तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है QR। तो अपने को नेटवर्क आउटपुट यहाँ से मिल जाएगा W। क्या मिल जाएगा? नेटवर्क आउटपुट। तो ये अपना क्या है? इंजन है, ठीक है। वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है कार्नोट साइकिल। यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल हो गया। अब मेरे को इसमें एफिशिएंसी निकालनी है डियर। क्या निकालनी है? एफिशिएंसी। देखिए डियर, अगर अपन मान लीजिए जनरल इंजन है कोई भी, तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा? 1 माइनस हीट रिजेक्टेड बाई हीट सप्लाइड। अभी बताया मैंने, या तो W/QS लिख दो, या तो W/QS लिख दो, या 1 माइनस QR/QS लिख दो। ये दोनों जगह वैलिड है, चाहे साइकिल रिवर्सिबल हो और चाहे इरिवर्सिबल हो। लेकिन अपना कार्नोट साइकिल तो रिवर्सिबल साइकिल है। ये जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, थर्मल एफिशिएंसी की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा, तो बार बार में मैं थर्मल नहीं लिखूंगा, थर्मल एफिशिएंसी की बात होती है क्योंकि इनपुट हीट है, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों साइकिल पे वैलिड है, चाहे आपका साइकिल रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। लेकिन डियर कार्नोट साइकिल तो रिवर्सिबल साइकिल है। कार्नोट साइकिल जो है ये कैसा साइकिल है? रिवर्सिबल साइकिल है। कार्नोट साइकिल तो रिवर्सिबल साइकिल है। तो डियर रिवर्सिबल साइकिल के रिजल्ट क्या होते हैं? केल्विन साहब ने एक्सपेरिमेंट करे और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक रिजल्ट दिया Q1/Q2। अगर मैं इसको Q1 मान लूं और इसको Q2 मान लूं तो Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2। ये एक रिजल्ट दिया किसके बेसिस पे? एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया। और ये रिजल्ट कहां वैलिड है? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके लिए करे? उन्होंने रिवर्सिबल साइकिल के लिए एक्सपेरिमेंट करे। किसके लिए? रिवर्सिबल साइकिल के लिए। तो डियर ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, कोई भी साइकिल अगर रिवर्सिबल साइकिल है तो उसमें ये रिजल्ट वैलिड है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहां वैलिड है? रिवर्सिबल साइकिल में। कहां वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल में वैलिड है।
ये किसने दिया? केल्विन साहब ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दिया, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि कैसे आया, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत प्रूफ दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में फाइनल प्रूफ इसका नहीं आता है, तो आपको वो प्रूफ देखना भी नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये रिजल्ट दिया गया कि अगर कोई साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है तो उसमें जो हीट का रेशियो होता है ये सोर्स और सिंक के टेम्परेचर रेशियो के बराबर होता है। तो अपना कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है, तो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होगी। मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं? कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो देखो यहां पे अपन ने QS बाई QR लिखा है, तो देखो इसके हिसाब से मैं Q1 को लिख सकता हूं QS बाई Q2 QR इक्वल टू टेम्परेचर रेशियो क्या है? T1 बाई T2, T1 बाई T2, यस और नो। तो अपनी ये जो एफिशिएंसी है भाई, कार्नोट साइकिल की बात कर रहे, तो इस बार ये जो रेशियो हो जाएगा हीट का रेशियो, ये किसके बराबर हो जाएगा? टेम्परेचर रेशियो के बराबर। लेकिन डियर, हीट का रेशियो टेम्परेचर रेशियो के बराबर आप तभी लिख सकते हो जब साइकिल रिवर्सिबल हो। ऐसा नहीं है मैंने आपको कोई भी एक साइकिल दे दिया और मैंने पूछा उसका एफिशिएंसी बताओ, तो आप ये मत कर देना 1 माइनस टेम्परेचर रेशियो लिख दो, नहीं ये गलत है। 1 माइनस, यहां पर देखो एफिशिएंसी अगर मैं लिखूं तो क्या होगा? 1 माइनस QR बाई QS को मैं क्या लिख दूंगा? T2 बाई T1, T2 बाई T1। ये T2 को मान लीजिए मैं, ये लोअर टेम्परेचर है भाई, T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है ना, तो इसको मान लीजिए मैं हायर टेम्परेचर लिख देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं लोअर टेम्परेचर। तो एफिशिएंसी मैं कैसे लिख सकता हूं कार्नोट की? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इज इक्वल टू 1 माइनस T लोअर बाई T हायर लिख दो, या 1 माइनस T2 बाई T1 लिख दो। बात समझ में आ रही है? 1 माइनस T2 बाई T1 लिख दो या 1 माइनस T लोअर बाई T हायर। लेकिन डियर, अगर मैं मान लीजिए आपको कोई भी एक जनरल इंजन देता हूं, जैसे मैंने आपको बोला कि ये कोई इंजन है, ये W वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी बताओ, तो आप इसकी एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 बाई Q1 ही लिखेंगे या W बाई Q1 ही लिखेंगे। हाँ, अगर ये इंजन रिवर्सिबल है, आपको पता ही नहीं है, मैंने बोला ही नहीं ना, मैंने तो ये बोला ये इंजन, इसकी एफिशिएंसी बताओ। मैंने आपको बोला कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला ना। तो ये एक्सप्रेशन तो हर जगह वैलिड है। हाँ, अगर मैं ये बोल देता हूं कि दिस इंजन इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल इंजन है, तो फिर इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1 माइनस Q2 बाई Q1 क्या हो जाएगी? 1 माइनस T2 बाई T1 क्या हो जाएगी? 1 माइनस T2 बाई T1। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, Q1 बाई Q2 इक्वल टू T1 बाई T2, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2। भाई ये हीट बाई दिस टेम्परेचर, दिस हीट बाई दिस टेम्परेचर। लेकिन ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल इंजन के केस में वैलिड है। और रिवर्सिबल इंजन कौन सा है? अपना कार्नोट इंजन। रिवर्सिबल साइकिल कौन सा है? अपना कार्नोट साइकिल। तो डियर, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है? 1 माइनस T लोअर बाई T हायर। इज इट क्लियर? आपको कोई भी एक इंजन दिया जाता है और उसकी एफिशिएंसी पूछी जाती है और आपको ये नहीं पता कि इंजन कैसा है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो ये एक्सप्रेशन आप लगा सकते हैं, या तो ये लगाइए या फिर आप क्या लगाइए? W बाई Q1। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इंजन रिवर्सिबल है, तो फिर आप टेम्परेचर के टर्म में उसका आंसर लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन टेम्परेचर के टर्म में एफिशिएंसी, टेम्परेचर, देखो यहां पे एफिशिएंसी किसका फंक्शन है? एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ TL एंड TH। एफिशिएंसी हायर लोअर टेम्परेचर का फंक्शन है। तो ये तभी लिख सकते हैं जब इंजन आपका रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल इंजन अपने पास कौन सा है? कार्नोट इंजन। तो आप या तो रिवर्सिबल इंजन एफिशिएंसी बोल दो, या कार्नोट इंजन एफिशिएंसी बोल दो, या मैक्सिमम एफिशिएंसी बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट की ही होती है। तो कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है, तो मैं इसको रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी भी बोल सकता हूं, कार्नोट एफिशिएंसी भी बोल सकता हूं, मैं इसको मैक्सिमम एफिशिएंसी भी बोल सकता हूं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलिए, समझ में आई बात? बोलिए डियर। अच्छा ये बताइए, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 100% होती है क्या? क्या कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% होती है? बोलो। कई बच्चे ये बोल देते हैं कि सर कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी तो 100% होती है। बताओ डियर, क्या कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% होती है या उससे कम होती है? कार्नोट, कोई भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती बेटा। केल्विन प्लैंक साहब ने यही तो बोला था कि कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर इस इंजन की एफिशिएंसी 100% होती, मान लो ये कार्नोट है और इसकी एफिशिएंसी 100% होती, तो कब होती? जब ये वाला रिजर्वायर हटता और Q1 पूरा W में कन्वर्ट हो जाता, तब 100% होती। और ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो केल्विन प्लांक्स आपके अकॉर्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी साइकिल की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। हाँ, अपन ये बोल सकते हैं कार्नोट साइकिल इज द मैक्सिमम एफिशिएंट साइकिल बट नॉट 100% एफिशिएंट साइकिल। कार्नोट साइकिल इज द मैक्सिमम एफिशिएंट साइकिल बट नॉट 100% एफिशिएंट साइकिल। लाइक आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये इंजन है, ठीक है, इसका कोई भी टेम्परेचर लिमिट है। रुकिए एक बार, काम करते हैं, इसको अपन कर देते हैं 100 किलो जूल और इसको कर देते हैं 200 किलो जूल, ठीक है। और ये टेम्परेचर कर देते हैं 600 केल्विन और ये वाला टेम्परेचर कर देते हैं 300 केल्विन। 600 केल्विन का मतलब कितना हो गया डिग्री सेल्सियस में? 600 माइनस 273, 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैंने बोला सोर्स इज 327 डिग्री सेल्सियस और सिंक आपका है 27 डिग्री सेल्सियस। ये हीट इंजन है क्योंकि वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने आपको बोला कि इस इंजन की एफिशिएंसी बताओ, मैंने आपको क्या बोला, इस इंजन की एफिशिएंसी बताओ। तो आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस Q2/Q1, यही लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं इंजन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो आप यही लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे W/Q1, ठीक है। तो एफिशिएंसी आप दोनों में किसी फॉर्मूले से निकाल लो। मान लीजिए इससे निकालें तो Q2 कितना है 200, Q1 कितना है 300, ये कितना हो गया 100/300 मतलब 0.33 या 33% हो गया इसका एफिशिएंसी, 33.33%। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन। अब मैं आपको ये पूछता हूं कि इस इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना हो सकता है। देखिए क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, पहले मैंने पूछा फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन। अब मैंने पूछा फाइंड आउट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन। अब मैंने क्या पूछा, ये क्वेश्चन है फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, एफिशिएंसी ऑफ इंजन, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैंने पूछा फाइंड आउट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन, इस इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी बताओ। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहा है वो, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब कार्नोट एफिशिएंसी मतलब रिवर्सिबल एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का मतलब इस इंजन को क्या बना दो आप, रिवर्सिबल इंजन बना दो। इंजन किस क्या बना दो, रिवर्सिबल इंजन बना दो। अगर ये इंजन को मैं रिवर्सिबल इंजन बना दूं तो एफिशिएंसी जो होगी वो मैक्सिमम आएगी, चाहे आप रिवर्सिबल एफिशिएंसी बोल दो, कार्नोट एफिशिएंसी बोल दो या मैक्सिमम एफिशिएंसी बोल दो, बात एक ही है। तो अगर ये इंजन रिवर्सिबल हो गया तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? अब अपन हीट के टर्म में नहीं लिखेंगे, अब अपन किसके टर्म में लिखेंगे, टेम्परेचर के टर्म में। 1 माइनस T लोअर बाई T हायर या 1 माइनस T2/T1, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। इसको मान लो T2 या T लोअर, ठीक है, इसको मान लो T1 या T हायर। लेकिन डियर एक बात ध्यान रखनी है आपको, क्या ये टेम्परेचर केल्विन में होंगे। ये जो रेशो केल्विन साहब ने दिया था, इसमें केल्विन साहब ने ही तो इसको प्रूव करा था ना, इसको प्रूव किसने करा, केल्विन साहब ने। तो इन्होंने टेम्परेचर अपने स्केल में लिए थे, मतलब ये टेम्परेचर केल्विन में ही लिए हैं इन्होंने। जब इन्होंने प्रूव करा है तो ये अपने स्केल के हिसाब से ही प्रूव करेंगे, और इनका स्केल क्या है, केल्विन स्केल। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो रेशो टेम्परेचर का है, हीट का रेशो इक्वल टू टेम्परेचर रेशो, जो टेम्परेचर जो है ये केल्विन में है क्योंकि इसको केल्विन साहब ने ही प्रूव करा था। तो यहाँ पे टेम्परेचर की रखिए वैल्यू 1 माइनस, तो केल्विन में रखेंगे तो 27 कितना है 300 केल्विन और ये कितना हो गया 600 केल्विन, ठीक है। तो 1 माइनस 300/600 कितना आ गया, ये 300/600 मीन्स 50%। तो अगर आपको पूछे कि इस इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी या कार्नोट एफिशिएंसी या रिवर्सिबल एफिशिएंसी कितना है, तो आप बोलेंगे सर 50%। और इस इंजन का एक्चुअल एफिशिएंसी कितना है 33%। कितना है एक्चुअल एफिशिएंसी 33%। इज इट क्लियर? बोलिए, समझ में आई बात? तो इस इंजन का एक्चुअल एफिशिएंसी 33% है लेकिन इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% है। तो कार्नोट एफिशिएंसी यहाँ पे 50 से बड़ा नहीं हो सकता ना,
ठीक है बात। तो एक्चुअल में कार्नोट एफिशिएंसी 100% कभी भी नहीं होता। कार्नोट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ इंजन। कार्नोट एफिशिएंसी इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ इंजन बट नॉट 100% एफिशिएंसी, क्योंकि 100% हो गया तो वो केल्विन प्लांक के अकॉर्डिंग तो इम्पॉसिबल ही हो गया, तो ऐसे इंजन तो बना ही नहीं सकते अपन। तो कार्नोट एफिशिएंसी किसी भी इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है। मैं आपको पूछूं इस इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना है, 50%, जो कि कार्नोट है, लेकिन एक्चुअल में इस इंजन का एफिशिएंसी कितना है, 33। भाई एक्चुअल एफिशिएंसी तो यही है ना, एक्चुअल में जो आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी बनाना चाहते हैं तो इसको क्या बना दो, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल एफिशिएंसी इसका 50% है। तो आज ये चीज ध्यान रखना है, कार्नोट एफिशिएंसी इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी, नॉट 100%। इज इट क्लियर? बोलिए, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस। मेरे को आप बता सकते हैं ये इंजन कैसा है? ये इंजन कैसा है, रिवर्सिबल इंजन है या इरिवर्सिबल इंजन है या इम्पॉसिबल है? बताइए, ये इंजन कैसा है, कोई बता सकता है? कैसा इंजन है ये, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? देखो आप कैसे चेक करोगे ये चीज, एक बात बताओ, कोई भी इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी उसकी कार्नोट एफिशिएंसी हो सकती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी किसी भी इंजन की उसकी कार्नोट एफिशिएंसी हो सकती है। मान लीजिए मैंने कोई इंजन दिया और आपने उसका एक्चुअल एफिशिएंसी निकाला। एक्चुअल एफिशिएंसी मतलब 1 माइनस Q2/Q1 या W/Q1, और वो एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी से बड़ा आ गया। आपने क्या करा, किसी भी इंजन का एक्चुअल एफिशिएंसी निकाला और ये कार्नोट एफिशिएंसी से बड़ा आ गया। बताओ ये इंजन पॉसिबल है? क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि एक्चुअल एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी से बढ़ा सकता है? नहीं। तो इट इज एन इम्पॉसिबल इंजन। क्या है ये? इम्पॉसिबल इंजन या इम्पॉसिबल साइकिल। तो इंजन की बात कर रहे हैं तो इंजन ही लिख देते हैं। सेकंड, अगर मान लीजिए एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ अ इंजन इज इक्वल टू कार्नोट एफिशिएंसी हो गया, किसी भी इंजन का एक्चुअल एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी के बराबर हो गया, तो वो कैसा इंजन है? ये रिवर्सिबल इंजन हो गया। आपने एक्चुअल एफिशिएंसी निकाला, वो कार्नोट के बराबर आ रही है, तो कार्नोट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब इस इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी ही आ रहा है, तो कैसा इंजन है? ये रिवर्सिबल इंजन हो गया। वेरी गुड, इट इज अ रिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल इंजन। थर्ड, मान लीजिए एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज लेस देन कार्नोट एफिशिएंसी। किसी भी इंजन का एक्चुअल एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी से कम आ जाता है, तो वो कैसा इंजन है? एक्चुअल एफिशिएंसी कार्नोट एफिशिएंसी से कम आ गया, यहाँ पे एक्चुअल एफिशिएंसी 33% है, कार्नोट एफिशिएंसी 50% है, तो कैसा इंजन है? इरिवर्सिबल। कैसा इंजन है? इरिवर्सिबल इंजन। इरिवर्सिबल इंजन मतलब इस इंजन में थोड़े बहुत लॉसेज हैं, उनको सही करोगे। हाँ, नॉन रिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबल ही हो गया, तो इस इंजन में लॉसेज हैं, उनको सही करोगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। इज इट क्लियर? तो देखो आपने ये पता कर लिया कि कौन सा साइकिल पॉसिबल है, कौन सा इम्पॉसिबल है। फर्स्ट लॉ में क्या अपन ये बता पा रहे थे? नहीं। फर्स्ट लॉ में मैं आपको एक साइकिल देता, आप उस पर कैलकुलेशन कर देते कि इसका नेट आउटपुट कितना है। मैंने आपको फर्स्ट लॉ में याद एक साइकिल दिया था, मैंने ये पूछा था इसका नेट आउटपुट बताइए, आपने बोला सर ये एरिया निकाल लो। लेकिन आप ये बता पाए थे कि ये साइकिल पॉसिबल है या नहीं? नहीं। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है। तो आपका सेकंड लॉ ही बताता है कि कोई भी साइकिल पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, और अगर वो पॉसिबल है तो वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ये आपका कौन बताता है? सेकंड लॉ ही बताता है। इज इट क्लियर? तो एक तरीका तो ये हो गया डियर चेक करने का कि इंजन कैसा है। एक और तरीका होता है क्लोसियस इनइक्वालिटी से, वो आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे अभी। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं साइकिल की, क्योंकि मैंने आपको बोला था फर्स्ट लॉ में भी सबसे पहले अपन ने साइकिल की ही बात करी थी, उसके बाद प्रोसेस की बात करी थी। क्योंकि कोई भी लॉ डेवलप हुआ है, चाहे वो फर्स्ट लॉ हो या सेकंड लॉ, इट वाज डेवलप फर्स्ट फॉर अ साइकिल। पहले ये साइकिल के लिए डेवलप हुआ, उसके बाद प्रोसेस को देखा गया। जैसे फर्स्ट लॉ भी अपन ने पहले साइकिल के लिए पढ़ा था, उसके बाद फिर उस इक्वेशन को मॉडिफाई करा अपन ने एक प्रोसेस के लिए। ऐसे ही अपन जो सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं, ये पूरा पहले साइकिल के लिए पढ़ेंगे, और जैसे ही साइकिल कंप्लीट होगा उसके बाद प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो साइकिल को चेक करने का तरीका एक तो ये है, एक अपन आगे पढ़ेंगे क्लोसियस इनइक्वालिटी से भी किसी भी साइकिल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी मैंने आपको एक इंजन को चेक करना बताया। साइकिल में तो आपका हीट पंप और रेफ्रिजरेटर भी आता है,
साइकिल में तो आपका हीट पंप और रेफ्रिजरेटर भी आता है, उसको तो चेक नहीं करना सीखा अभी अपन एक इंजन को चेक करना सीखे हैं। अभी हीट पंप को भी चेक करना सीखेंगे, आप रेफ्रिजरेटर को भी चेक करना सीखेंगे, और उसके बाद क्लोसियस इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, उससे सब कुछ एक साथ ही चेक हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अपन कार्नोट साइकिल पढ़ रहे हैं डियर। तो कार्नोट साइकिल में अपन ने ये देख लिया कि व्हाट इज द कार्नोट एफिशिएंसी। अब अपन बात करते हैं कार्नोट थ्योरम की। कार्नोट थ्योरम, देखो डियर, कार्नोट थ्योरम में क्या बोला गया, दो थ्योरम दी गई। पहली थ्योरम क्या बोलती है कि मान लीजिए आपके पास दो इंजन है, दोनों इंजन सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क, मींस TH और TL, दो इंजन है आपके पास, ये इंजन 1 है और ये इंजन 2 है, दोनों में सेम हीट सप्लाई है Q1 Q1। अब मैंने ये माना कि ये रिवर्सिबल इंजन है और ये इरिवर्सिबल इंजन है। ये कैसा इंजन है? इरिवर्सिबल। इस इंजन ने W1 प्रोड्यूस करा वर्क, इसने W2 वर्क प्रोड्यूस करा, यहां से हीट रिजेक्ट हो गया मान लो Q2 और यहां पे हीट रिजेक्ट हो गया मान लो Q3। तो कार्नोट फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, इफ टू हीट इंजन्स या इफ heat engines are operating between same temperature limit, if heat engines are operating between same temperature limit, then the reversible engine have maximum efficiency। यहां पे दो हीट इंजन है 1 और 2, एक रिवर्सिबल है एक इरिवर्सिबल है, दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों को अपन ने सेम हीट सप्लाई करी, तो बताइए किस इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी? कार्नोट साहब ने बोला कि रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी हमेशा इरिवर्सिबल इंजन से ज्यादा होगी। लेकिन कंपेयर कैसे कर रहे हैं इन दोनों को? अपन किसी भी दो चीज को कंपेयर करना है, दोनों को इनपुट सेम देना पड़ेगा ना। तो मैंने दो इंजन लिए, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल, दोनों को सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में ऑपरेट करवाया, दोनों में सेम इनपुट दिया, फिर मैंने देखा कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो कार्नोट जो आपका रिवर्सिबल इंजन होता है, इसकी एफिशिएंसी हमेशा इरिवर्सिबल इंजन से ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं वर्क के बारे में पूछूंगी किसमें वर्क ज्यादा है, तो देखो दोनों में इनपुट ज्यादा है, दोनों में इनपुट सेम है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब वर्क डेवलप 1 में 2 से ज्यादा होगा। 1 का वर्क डेवलप ज्यादा होगा, 1 में लॉसेस कम होंगे, 1 में लॉसेस कम होंगे, मतलब Q2 लेस देन Q3 होगा। अरे मानते हो इस बात को कि नहीं मानते? ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? इंजन 1 की एफिशिएंसी ज्यादा है तो दोनों में इनपुट सेम है, तो इंजन 1 की एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा वर्क प्रोड्यूस करेगा, और ज्यादा वर्क प्रोड्यूस करेगा तो कम हीट रिजेक्ट करेगा। इज इट क्लियर? तो ये कार्नोट का फर्स्ट थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है, समझ में आ गया? इफ हीट इंजन्स आर ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, if heat engines are operating between same temperature limit, then reversible cycle या reversible heat engine will have maximum efficiency। reversible engine will have maximum efficiency। clear? ये फर्स्ट थ्योरम। अब अपन पढ़ते हैं कार्नोट साहब की सेकंड थ्योरम। कार्नोट साहब ने ये बोला कि मान लीजिए बहुत सारे हीट इंजन है, दिस इज इंजन 1, और ये सारे के सारे हीट इंजन सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क कर रहे हैं। ये मान लीजिए W1 प्रोड्यूस कर रहा है वर्क, ये इंजन 2 है, ये W2 वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये इंजन 3 है, सब में सेम इनपुट दिया Q1 Q1 Q1, और ये E1 E2 E3, मैंने ये बोला कि ये तीनों इंजन कैसे हैं? रिवर्सिबल। कैसे इंजन है? रिवर्सिबल इंजन। लेकिन तीनों में वर्किंग फ्लूइड अलग अलग है। भाई तीन इंजन है ना, तीनों में वर्किंग फ्लूइड अलग अलग है। एक में मैंने वर्किंग फ्लूइड एयर ले लिया, एक में मैंने वर्किंग फ्लूइड स्टीम ले लिया, एक में मैंने वर्किंग फ्लूइड गैस ले लिया। इज इट क्लियर? ऑल इंजन्स आर रिवर्सिबल ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, मीन्स व्हेन नंबर ऑफ इंजन्स and number of reversible engines are operating between same temperature limit and have different working fluid। सारे के सारे रिवर्सिबल है, सब में अलग अलग वर्किंग फ्लूइड है, लेकिन सब सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, और सबके सब रिवर्सिबल है। तो बताइए किस इंजन की एफिशिएंसी बराबर होगी, या किस इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी या कम होगी? क्या रिलेशन निकलेगा यहाँ पे? सारे के सारे इंजन आपके रिवर्सिबल है, सब सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वर्किंग फ्लूइड सब में अलग अलग है। एक में मान लो एयर है, एक में मान लो स्टीम है,
एक में मान लो गैस है, क्या होगा बताओ, बोलो क्या रिलेशन होगा एफिशिएंसी में, सबकी एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी, वेरी गुड डियर। अभी अपन ने बात करी रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करती है, 1 माइनस टी टू बाई टी वन या 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर, तो वर्किंग फ्लूइड्स पे तो डिपेंड ही नहीं करती। बात समझ में आ रही? तो इन तीनों इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी। तीनों इंजन की एफिशिएंसी सेम होने का मतलब अगर मैं इनमें सेम इनपुट दे रहा हूं तो तीनों में वर्क सेम मिलेगा और सेम हीट रिजेक्शन होगा, तभी तो एफिशिएंसी सेम आएगी ना। तो ये कार्नोट की सेकंड थ्योरम है। क्या क्या बोलता है सेकंड थ्योरम, इफ n number of reversible engines are operating between same temperature limit, n number of reversible engines are operating between same temperature limit and have different working fluids, then all the cycle have same Carnot efficiency या all the cycle have same efficiency, क्योंकि रिवर्सिबल है और रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करती है, वर्किंग फ्लूइड क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये तीनों इंजन की एफिशिएंसी की बात करी जाए तो तीनों इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, नीटा के बराबर लिख देता हूं और ये क्या होगा, 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। दिस इज द सेकंड थ्योरम, दिस इज द सेकंड कार्नोट थ्योरम। तो पहली थ्योरम क्या थी, अगर दो इंजन है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क कर रहे हैं, तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, रिवर्सिबल की। अगर बहुत सारे इंजन है, सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहे हैं, सब में अलग अलग वर्किंग फ्लूइड है, सारे के सारे रिवर्सिबल है, तो सबकी एफिशिएंसी सेम होगी। तो थर्ड पॉइंट में ये बोल सकता हूं, द कार्नोट इंजन एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। थर्ड पॉइंट में क्या ऐड कर सकता हूं, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, कार्नोट इंजन एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड, यस और नो, क्योंकि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड कर रही है, तो वर्किंग फ्लूइड क्या है साइकिल में उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करती। अगर इन बहुत सारे रिवर्सिबल इंजन सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क कर रहे हैं, सब में अलग अलग वर्किंग फ्लूइड है, तो सबकी एफिशिएंसी सेम होगी। और फर्स्ट थ्योरम क्या थी कि अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन सेम टेम्परेचर लिमिट पे वर्क कर रहे हैं तो रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी कंपेयर टू इरिवर्सिबल इंजन। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ, बताइए यहां तक क्लियर हुआ? तो डियर ये कार्नोट थ्योरम्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी। तो अब अपन ये बात करते हैं डियर कि कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। भाई आपने कार्नोट साइकिल पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, कार्नोट साइकिल पढ़ा। अभी अपन ने कार्नोट साइकिल पढ़ा, ये रहा, ये रहा कार्नोट साइकिल। ये बताओ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है? बताइए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है या नहीं है? कार्नोट साइकिल इज पॉसिबल और नॉट? नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है, कोई बताएगा? कार्नोट साइकिल पॉसिबल क्यों नहीं है? सोचिए, बताइए, जिसको जो भी पता है बताइए, कार्नोट साइकिल पॉसिबल क्यों नहीं है? देखो डियर, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। कार्नोट साइकिल में दो प्रोसेस है, कौन कौन से? एक तो है आइसोथर्मल और एक है एडियाबैटिक। कार्नोट साइकिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोसेस, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। देखो, अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस अचीव करना है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर अचीव करना है, तो आपको बहुत स्लो चलना पड़ेगा। लाइक मैं अपने दोनों हाथों को रब कर रहा हूं,
अगर मैं बहुत स्लो रब करूंगा तब जाके टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर मैंने थोड़ा सा भी फास्ट कर दिया तो देखो हाथ गर्म होने लग जाते हैं, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोसेस मस्ट बी वेरी स्लो। अगर आपको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस अचीव करना है तो प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए। देखो एकदम स्लोली रब करेंगे तब जाके टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी फास्ट कर दिया तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस अचीव नहीं हो सकता। मतलब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस अचीव करना है तो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें मतलब हीट ट्रांसफर जीरो, तो एक प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो है तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। कैसे? मान लीजिए मैंने कोई भी एक प्रोसेस आपको बोला कि स्टेट नंबर 1 से 2 जाना है, स्टेट नंबर 1 से 2 जाना है, यहां से यहां जाना है, लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मूव करेंगे, अगर आप मूव करेंगे तो आप एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे तो हीट ट्रांसफर होगा। तो ये प्रोसेस इतना फास्ट होना चाहिए कि मैंने आपको बोला था थ्रोटलिंग जब पढ़ाया था कि हीट ट्रांसफर के लिए टाइम होना चाहिए। थ्रोटलिंग डिवाइस एक बहुत छोटी डिवाइस है, जैसे ही फ्लूइड अंदर आता है तुरंत बाहर निकल जाता है। अगर हीट ट्रांसफर तभी होगा जब वो कांटेक्ट बनाएगा, मतलब वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। तो अगर हीट ट्रांसफर जीरो रखना है आपको तो प्रोसेस क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्लो हुआ तो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट बना लेगा और उसको एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट बनाने का टाइम भी मिल जाएगा, तो वो इजीली हीट ट्रांसफर कर देगा। लाइक मैंने आपको एक बलून दिया और मैंने बोला कि इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, प्रोसेस कंप्लीट हो जाए हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो आपको कोई भी प्रोसेस है तो आपको उस प्रोसेस को इतना फास्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा, अगर क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अपना जो प्रोसेस है वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट ना करे, क्योंकि हीट ट्रांसफर के लिए हीट ट्रांसफर कैसा होगा? सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम। तो कोई भी प्रोसेस अगर हीट ट्रांसफर नहीं करे, अपन चाहते हैं कि वो हीट ट्रांसफर ना करे, तो प्रोसेस इतना फास्ट होना चाहिए कि जैसी आंखें बंद करी खोली तुरंत प्रोसेस खत्म। इतना फास्ट होगा तभी जाके वो सराउंडिंग्स के साथ कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्लो हो गया तो वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में आएगा, उसको टाइम मिल जाएगा और वो हीट ट्रांसफर कर देगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ये बहुत फास्ट प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं? वेरी फास्ट प्रोसेस, बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस होते हैं। तो डियर, आइसोथर्मल प्रोसेस इज वेरी स्लो, एडियाबैटिक इज वेरी फास्ट। और कार्नोट में दोनों का कॉम्बिनेशन है। कार्नोट में देखो, कार्नोट में आइसोथर्मल प्रोसेस भी एडियाबैटिक भी है, आइसोथर्मल एडियाबैटिक दोनों है। तो मैक्सिमम बताऊं लोग क्या बोलते हैं? मैं आपको पहले जो बाकी टीचर की बात कर रहा हूं, स्टूडेंट की नहीं, टीचर की। मैक्सिमम टीचर पता क्या बोलते हैं? Carnot cycle is impossible because it is a combination of two process, isothermal and adiabatic, in which isothermal is very slow, adiabatic is very fast, and the combination of about two is impossible to achieve. That's why Carnot cycle is not possible. आप लोग भी यही सोचते हैं क्या कि एक ये साइकिल जो है एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का कॉम्बिनेशन है, और एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, आइसोथर्मल बहुत स्लो होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन अचीव करना इंपॉसिबल है। आप लोग भी यही सोचते हैं, आप लोगों ने भी यही पढ़ा होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट यही पढ़ते हैं, मैक्सिमम फैकल्टी भी यही पढ़ाते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? अब सुनना। देखो ये बात सही है, ये दोनों करेक्ट है। आइसोथर्मल अगर अचीव करना है तो बहुत स्लो चलना पड़ेगा, एडियाबैटिक अगर अचीव करना है तो बहुत फास्ट चलना पड़ेगा। लेकिन आपने एक वर्ड मिस कर दिया, कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं ये कैसे हैं? सारे के सारे रिवर्सिबल। कैसे हैं प्रोसेस? रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है डियर? स्लो एंड फ्रिक्शनलेस। याद है? कोई भी प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल अगर प्रोसेस है तो रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? स्लो एंड फ्रिक्शनलेस, स्लो एंड फ्रिक्शनलेस, स्लो एंड फ्रिक्शनलेस। रिवर्सिबल का मतलब वो स्लो होना चाहिए और फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। याद है मैंने बोला था क्वासी स्टैटिक विदाउट फ्रिक्शन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो डियर, जब सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हैं तो आइसोथर्मल थोड़े ना है, ये तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल है। एडियाबैटिक थोड़े ना है, ये तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है।
तो एडियाबैटिक अगर बात करूं तो एडियाबैटिक प्रोसेस इज वेरी फास्ट, लेकिन अगर मैं एडियाबैटिक को बोल दूं रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो रिवर्सिबल वर्ड का मतलब ही स्लो एंड फ्रिक्शनलेस है। तो इस बार तो एडियाबैटिक अकेला थोड़े ना है, एडियाबैटिक के साथ रिवर्सिबल वर्ड भी जुड़ा हुआ है। कार्नोट साइकिल में बात करें तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी स्लो हो गया, आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल भी स्लो है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि कार्नोट साइकिल में एक बहुत फास्ट प्रोसेस है, एक बहुत स्लो प्रोसेस है, जबकि एक्चुअल में तो कार्नोट में तो सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है, और सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है मतलब बहुत स्लो है। तो आप ये तो कह नहीं सकते ना कि कार्नोट में एक बहुत फास्ट प्रोसेस है, एक बहुत स्लो प्रोसेस है, दोनों का कॉम्बिनेशन इंपॉसिबल है, गलत है ये स्टेटमेंट। In Carnot cycle, all the processes are reversible, and the reversible processes are slow and frictionless. Reversible processes are slow and frictionless. तो यहाँ पे जो एडियाबैटिक नहीं है कार्नोट में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल है। तो कार्नोट के तो सारे प्रोसेस स्लो हैं, तो इसका मतलब कार्नोट साइकिल पॉसिबल है। आपने जो पढ़ा है बिल्कुल गलत पढ़ा है। कार्नोट साइकिल इज पॉसिबल, लेकिन प्रैक्टिकली अनस्टेबल है। कार्नोट साइकिल इज पॉसिबल बट प्रैक्टिकली अनस्टेबल। व्हाई? क्योंकि चार प्रोसेस है, चारों के चारों रिवर्सिबल है, मतलब चारों के चारों बहुत ज्यादा स्लो हैं, चारों के चारों बहुत ज्यादा स्लो हैं, और बहुत स्लो प्रोसेस है। तो आज मान लीजिए आपने अपनी बाइक का इंजन है, कार्नोट इंजन बना दिया, आज किक मारेंगे और 6 महीने बाद जाके आपका इंजन स्टार्ट होगा, क्योंकि पिस्टन बहुत ज्यादा स्लो मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकते, बना सकते हैं, बट प्रैक्टिकली उसका कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट में उसको कोई नहीं खरीदेगा। इज इट क्लियर? तो आज से कोई नहीं बोलेगा कि कार्नोट साइकिल इंपॉसिबल है। कार्नोट साइकिल इज पॉसिबल बट इट इज प्रैक्टिकली अनस्टेबल। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्यों ऐसा हो रहा है डियर? क्योंकि कार्नोट साइकिल में रिवर्सिबल आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, और रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ही होता है बहुत स्लो प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है? बहुत स्लो प्रोसेस। तो कार्नोट में तो सारे के सारे स्लो हैं, तो कार्नोट साइकिल पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने कार्नोट साइकिल बना दिया तो फिर उसका कोई यूज नहीं है, वो प्रैक्टिकली अनस्टेबल है, मार्केट में उसको कोई नहीं खरीदने वाला। क्लियर? वेरी गुड। तो आप लोगों ने जो पढ़ा है कि कार्नोट साइकिल इंपॉसिबल होता है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कार्नोट साइकिल इज पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या बताते हैं कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का कॉम्बिनेशन है, आइसोथर्मल बहुत स्लो है, एडियाबैटिक बहुत फास्ट है, और दोनों का कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अचीव करना। मैं मानता हूं, मैं ये बात मानता हूं, मैं इससे मना नहीं कर रहा, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि एक बहुत स्लो और एक बहुत फास्ट प्रोसेस का कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल में बेटा कार्नोट में तो कोई स्लो फास्ट है नहीं, कार्नोट में तो सारे स्लो हैं, क्योंकि कार्नोट में तो सारे के सारे प्रोसेस ही रिवर्सिबल है। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ा जाता है, अब आगे बढ़ते हैं। तो डियर, अपन ने कार्नोट थ्योरम्स वगैरह सब पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, जो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रिवर्सिबल इंजन मतलब कार्नोट इंजन, लेकिन इंजन के अलावा भी तो दो डिवाइस हो रहे हैं, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, उनको भी रिवर्सिबल बना के देखते हैं, उनका सीओपी कितना आएगा, ठीक है। तो सिस्टमैटिकली चलते हैं, एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन, फटाफट इसको देख लेते हैं वापस से। एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन, तो ये कोई हीट इंजन है आपके पास, जिसमें आप सोर्स टेम्परेचर T1 है, सिंक टेम्परेचर T2 है, Q1 हीट सप्लाई कर रहे हैं और Q2 हीट रिजेक्ट हो रहा है, और W वर्क मिल रहा है आपको। अगर मैं पूछूं इस इंजन का एफिशिएंसी बताओ, तो नॉर्मल एफिशिएंसी जो इसका लिखेंगे W/Q1 या 1 - Q2/Q1। ये जो एफिशिएंसी अपन ने लिखा है ये हर जगह वैलिड है, चाहे रिवर्सिबल इंजन हो चाहे इरिवर्सिबल इंजन हो, लेकिन अपन ने बोला है रिवर्सिबल इंजन है। क्या है? रिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल इंजन है तो केल्विन साहब ने क्या बोला था? Q1/T1 = Q2/T2। केल्विन साहब ने ये बोला था, फॉर अ रिवर्सिबल इंजन Q1/T1 = Q2/T2, दिस Q/T, दिस Q/T इक्वल,
ठीक है, तो अपने को यहाँ पे Q2/Q1 चाहिए, तो यहाँ से निकाल लो Q2/Q1 क्या हो जाएगा, T2/T1 के बराबर हो जाएगा। Q2/Q1 T2/T1, तो ये उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर ये उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो इंजन कैसा हो गया, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी क्या हो गया, 1 - T2/T1, या इसको आप कार्नोट एफिशिएंसी भी बोल दो, या इसको आप मैक्सिमम एफिशिएंसी भी बोल दो, बात एक ही है। समझ में आया? ये तो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, क्लियर हो गया? बताइए। अब अपन बात करते हैं सीओपी, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का। तो नेक्स्ट अब सीओपी या रेफ्रिजरेटर, हेडिंग में बना लेता हूं रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर है, ये स्टोरेज स्पेस है जो लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन है। T2 मान रहे हैं लोअर टेम्परेचर, तो T2 ही लिख लेते हैं, और हायर टेम्परेचर अपन T1 मान रहे हैं। देखो यहाँ पे भी अपन लोअर टेम्परेचर T2 माने हैं, यहाँ पे हायर टेम्परेचर T1 माने हैं, तो यहाँ पे भी यही कर लेते हैं। लोअर टेम्परेचर अपन T2 मान लेते हैं, हायर टेम्परेचर T1 मान लेते हैं। हायर टेम्परेचर मतलब यहाँ से ये स्टोरेज स्पेस हो गया जहां से ये हीट निकालेगा और कहाँ एग्जॉस्ट करेगा, सराउंडिंग में। तो ये जो T1 है ये कौन सा टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, ठीक है। और अपन ने इसको मान लीजिए W वर्क दिया। तो अगर मैं आपको ये पूछूं व्हाट इज द सीओपी, ये रेफ्रिजरेटर है, इसका सीओपी बताओ क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर? अपन ने देखा था डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन नेट वर्क इनपुट Q2/W, और अगर इसको Q के टर्म में लिखें तो Q2/Q1 - Q2 हो जाएगा। भाई यहां से W को क्या लिख सकते हैं, देखो यार, ये इनपुट है और ये B इनपुट है, ये दोनों इनपुट है और ये आउटपुट है, तो Q2 + W एनर्जी कंजर्वेशन इक्वल टू Q1। तो यहां से W क्या हो जाएगा, Q1 - Q2। तो यहां से सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर अपना क्या आ जाएगा, हीट के टर्म में अगर लिखें Q2/Q1 - Q2, तो या तो ये एक्सप्रेशन लगा दो या फिर Q2/W लगा दो, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन ये कहां वैलिड है, ये आपका हर जगह वैलिड है, चाहे ये रेफ्रिजरेटर आपका रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर हो या फिर इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर हो, दोनों जगह वैलिड है। लेकिन अब मैंने मान लिया कि रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, क्या है, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है। तो अगर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है तो केल्विन प्लैंक साहब के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपन क्या लिख सकते हैं, Q2/T2 इक्वल टू Q1/T1। अरे यस और नो, समझ में आ रही है ये बातें, ये बात क्लियर हो रही है डियर? Q2/T2 इक्वल टू Q1/T1। तो देखो यहाँ पे इसको मान लो किसी कांस्टेंट K के बराबर, तो Q2 का वैल्यू क्या रख सकते हैं, T2 के, और Q1 का वैल्यू क्या रख सकते हैं, T1 के। अगर ये Q1 और Q2 का वैल्यू इसमें मैं पुट कर दूं तो जो सीओपी आएगा वो किसका आएगा, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का आएगा। तो सीओपी ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर क्या आ जाएगा, देखो Q2 को रख दो T2 के, Q1 को रख दो T1 के, और Q2 इज T2 के सारे उड़ गए, तो क्या क्या आ गया, T2/T1 - T2। दिस इज द सीओपी ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, ये आपका सीओपी आ गया। मतलब अगर मैं पूछूं कि इस साइकिल का मैक्सिमम सीओपी कितना हो सकता है, तो वो ये है, इससे ज्यादा सीओपी कभी भी नहीं हो सकता, इससे ज्यादा सीओपी कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका रिवर्सिबल मान सोल्व कर लिया, और रिवर्सिबल का मतलब मैक्सिमम। तो आप इसको कार्नोट रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, कार्नोट रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हो, मैक्सिमम सीओपी भी बोल सकते हो, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, सब सेम है। एक चीज में गौर करिए डियर, जब भी अपन रिवर्सिबल बना देते हैं तो जो सीओपी है या जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करती है। और ये ऑलरेडी कार्नोट साहब ने बोल दिया कि कार्नोट इंजन या कार्नोट में वर्किंग फ्लूइड से इंडिपेंडेंट होता है, तो ये सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड कर रही है, वर्किंग फ्लूइड से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर हो गया? ये आपको कुछ नहीं करना, ये जो एक्चुअल सीओपी है इसमें आपको ये रिजल्ट पुट कर देना है, बस ये वाला Q1/T2 Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2, अपना अपने आप जो अपना एक्चुअल इंजन है वो कार्नोट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्चुअल साइकिल कार्नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं हीट पंप की। नेक्स्ट इज हीट पंप, नेक्स्ट इज हीट पंप। देखो डियर, हीट पंप क्या होता है, हीट पंप में क्या करना होता है अपने को,
रूम को गर्म करना होता है। तो ये अपना रूम है हायर टेम्परेचर पे T1, इसको गर्म करना है तो यहाँ पे अपन ने हीट सप्लाई कर रहे हैं। ये हीट लेके कहाँ से आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर जो लो टेम्परेचर पे है यहाँ से, और कुछ अपन ने इसको वर्क इनपुट दे दिया, तो ये दोनों मिलके अपने रूम में एग्जॉस्ट हो जाती है, तो अपना रूम गर्म रह रहा है। तो यहाँ पे इस टेम्परेचर को मैं मान लेता हूँ T2, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये हीट पंप है। तो अगर मैं इसका COP लिखूं, तो COP क्या होता है हीट पंप में, डिजायर्ड इफेक्ट दैट इज Q1 बाई वर्क इनपुट दैट इज W। ये अगर हीट के टर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ये आपका कहाँ वैलिड है, ये फॉर्मूला कहाँ वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोथ, ये दोनों जगह वैलिड है, चाहे आपका साइकिल रिवर्सिबल हो या साइकिल इरिवर्सिबल हो, दोनों जगह ये एक्सप्रेशन वैलिड है। लेकिन डियर, अगर मान लीजिए मैं बोल देता हूं कि रिवर्सिबल हीट पंप है, क्या है, रिवर्सिबल हीट पंप है, तो फिर क्या होगा, अगर हीट पंप रिवर्सिबल है, हीट पंप को आपने क्या बना दिया, रिवर्सिबल बना दिया, तो अगर रिवर्सिबल बना दिया तो अपन क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2, यस और नो। इसको किसी कांस्टेंट k के बराबर मान लो, तो यहां से Q1 क्या आ जाएगा, T1 के, और Q2 क्या आ जाएगा, T2 के। ये दोनों रिजल्ट उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो COP आ जाएगा आपके पास रिवर्सिबल हीट पंप का, किसका आ जाएगा, रिवर्सिबल हीट पंप का COP आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो, Q1 इज T1 के डिवाइडेड बाई T1 के माइनस T2 के, कैसे के उड़ गया, तो COP कितना हो गया रिवर्सिबल हीट पंप का, T1 अपॉन T1 माइनस T2। दिस इज द COP ऑफ द रिवर्सिबल हीट पंप। ये T1 अपॉन T1 माइनस T2 है, और ये T2 अपॉन T1 माइनस T2 है। बात समझ में आ रही है, T1 मतलब हायर टेम्परेचर, T2 मतलब लोअर टेम्परेचर। तो आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, हीट पंप की बात करें रिवर्सिबल हीट पंप, ठीक है, T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, या अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो T2 क्या है, लोअर टेम्परेचर है, तो COP आप ऐसे भी लिख सकते हो, T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, जैसा आपका मन करे वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गई बात, इज इट क्लियर। तो ये मैक्सिमम COP है, हीट पंप का मैक्सिमम COP है। आप इसको रिवर्सिबल COP बोल दो, कार्नोट COP बोल दो, मैक्स आप इसको रिवर्सिबल कार्नोट कुछ भी बोल सकते हो, मैक्सिमम सब एक ही बात, ठीक है। तो अपन ने COP का कैलकुलेशन भी कर लिया, मतलब हीट पंप को भी पढ़ लिया, रेफ्रिजरेटर को भी पढ़ लिया, इंजन को भी पढ़ लिया, सब क्लियर हो गया। एक बार फटाफट से सोच लो, इंजन क्या होता है और कार्नोट इंजन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपका रेफ्रिजरेटर क्या होता है और कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कैसे COP कैलकुलेशन करते हैं, हीट पंप क्या होता है और कार्नोट हीट पंप क्या होता है, एकदम आसान चीजें हैं, कुछ नहीं है डियर, बस आपको जो पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। और कार्नोट में मतलब रिवर्सिबल में कभी भी कन्वर्ट करना हो तो केल्विन का वो लगा दो, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हेडेक की जरूरत ही नहीं है। और जब भी कार्नोट की टर्म में लिख रहे हैं, चाहे इंजन की बात करिए, चाहे हीट पंप की बात करिए, रेफ्रिजरेटर की बात करिए, टेम्परेचर लिमिट के टर्म में आंसर आ जा रहा है, मतलब कार्नोट साइकिल हमेशा वर्किंग फ्लूइड से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको बोला कि इंजन को चेक कर रहे हैं कि वो पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल या फिर इम्पॉसिबल है, तो आपने कैसे चेक करा, आपने उस इंजन की एक्चुअल एफिशिएंसी निकाली और उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाली, मतलब कार्नोट एफिशिएंसी, तो वहां से आपने बता दिया। अब ऐसे ही मैं आपको मान लीजिए हीट पंप दे देता हूं और मैं ये बोल देता हूं बताओ कि ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल, और अगर पॉसिबल है तो कैसा है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही चेक करेंगे, आप उसका एक्चुअल COP निकालेंगे, हीट पंप का एक्चुअल COP ये रहा, और हीट पंप का मैक्सिमम COP निकालेंगे ये रहा। अब दोनों में रिलेशन देख लो, एक्चुअल मैक्सिमम से कभी भी ज्यादा तो हो ही नहीं सकता भाई, ये एक्चुअल है ये मैक्सिमम है, एक्चुअल आपका मान लो इससे ज्यादा आ गया तो इम्पॉसिबल है, और एक्चुअल अगर मैक्सिमम से कम आया तो इरिवर्सिबल है, और एक्चुअल रिवर्सिबल के बराबर आ गया तो रिवर्सिबल है। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर में देख लेंगे, एक्चुअल इज ग्रेटर देन मैक्सिमम COP, इम्पॉसिबल, एक्चुअल इज लेस देन मैक्सिमम COP, इरिवर्सिबल, एक्चुअल इक्वल टू मैक्सिमम COP, रिवर्सिबल। बहुत आसान है चीजें, समझ में आ रही है बात। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है।
तो इन सारे रिजल्ट को देखो समराइज कर लेते हैं, टेबल में लिख लेते हैं। आपके पास हीट इंजन है, एनी मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल ओनली। आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखना है हीट इंजन का, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन, जहां पे Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड, और Q1 क्या है, हीट सप्लाइड। और अगर टेम्परेचर के टर्म में रिवर्सिबल के लिए लिखेंगे तो Q2 की जगह क्या आ जाएगा, T2 बाई T1। अपन हमेशा T1 ग्रेटर देन T2 मान रहे हैं, मतलब T1 हायर टेम्परेचर ले रहे हैं अपन हमेशा, ठीक है। ये हो गया हीट इंजन। अगर मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर का सीओपी क्या होता है, कोई भी अगर एनी कोई भी है, मतलब रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो लोअर टेम्परेचर अपन मान रहे हैं T2, हायर टेम्परेचर अपन मान रहे हैं क्या, T1। तो यहाँ पे क्या होगा, डिजाइड इफेक्ट मतलब Q2 बाई वर्क इनपुट W, या फिर Q2 अपॉन हायर Q1 माइनस Q2। और अगर अपन रिवर्सिबल की बात करें, रिवर्सिबल की बात करें तो क्या हो जाएगा, T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। यस, ऐसे ही अगर हीट पंप की बात करी जाए तो हीट पंप क्या होता है, हीट पंप की सीओपी क्या होती है, हीट पंप की सीओपी डिजायर्ड इफेक्ट इसमें हायर होता है, मतलब Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, या फिर W बाई डिजायर्ड इफेक्ट बाई वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पे क्या है, Q1 बाई W। और अगर सीओपी रिवर्सिबल की बात करी जाए तो T1 अपॉन T1 माइनस T2। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। और इन दोनों के बीच में मैंने आपको एक रिलेशन भी बताया था, सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, याद है, ये एक रिलेशन भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है डियर। बताओ यहां तक क्लियर। ये टेबल अगर आपके क्लियर हो गई तो समझ लो सेकंड लो में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। यस, सब लोगों को समझ में आ गई, जो लोग लाइव हैं एक बार सब लोग रिप्लाई करिए, सबके क्लियर है यहां तक। वेरी गुड। अब देखो, मैंने आपको एक लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद हो, कि हीट पंप और हीटर में कौन सी डिवाइस ज्यादा इकोनॉमिकल है, विच डिवाइस इज मोर इकोनॉमिकल, हीट पंप और हीटर। मेरे को एक रूम है, उस मान लीजिए कि विंटर का टाइम है, ठंड का टाइम है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ये इंटरव्यू में पूछा गया है इसरो में। विंटर है, विंटर सीजन है, क्योंकि हीट पंप उसी सीजन में गर्म यूज करेंगे। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो ठंडा है थोड़ा सा, तो मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, तो मैं मेरा रूम मेरे को 20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना, 20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो जाएगा। अब इसके लिए एक बार तो मैंने यूज करा हीटर, रूम हीटर जो होते हैं ना, और एक बार मैंने यूज करा हीट पंप। मैंने 1 घंटे के लिए रूम हीटर यूज करा, फिर नेक्स्ट 1 घंटे के लिए हीट पंप यूज करा। बताओ किसमें बिजली का बिल कम आएगा, किसमें लाइट का बिल कम आएगा, विच इज मोर इकोनॉमिकल। सोच के बताओ, अगर आप लास्ट टाइम पे सोच के आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको, अभी सोचिए, विच डिवाइस इज मोर इकोनॉमिकल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, आसान है, सोच सकते हो कौन सी डिवाइस ज्यादा इकोनॉमिकल है। सोचिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। सेम है दोनों, नहीं सेम तो नहीं है अथर, सेम तो नहीं है बेटा।
देखो डियर, क्या होगा, आपने मान लीजिए हीटर यूज करा, तो आप जितना उसको इलेक्ट्रिकल वर्क देंगे वो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट कर देगा और रूम गर्म हो जाएगा। भाई हीटर को आप क्या करते हैं, लाइट सप्लाई करते हैं, वो गर्म होता है उसकी कॉइल और रूम को गर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो मान लीजिए मैं उसको जितना भी वर्क दे रहा हूं, जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क दे रहा हूं, वो सारा का सारा उसने हीट में कन्वर्ट कर दिया। हीट पंप में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। हीट पंप क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, यहां से हीट निकालेगा और आप जितना वर्क दोगे, ये दोनों मिलकर रूम में जा रहे हैं, कि नहीं जा रहे, बताओ। हीटर में क्या होगा, जितना वर्क आप उसको दोगे सिर्फ वो ही रूम में जा रहा है, वो ही हीट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन हीट पंप में जितना वर्क आप दे रहे हो वो उसके अलावा एटमॉस्फेयर से भी तो ये हीट निकाल के रूम में दे रहा है, ये दोनों ही तो रूम में जा रहे हैं। बोलो, हीटर में जितना वर्क आप सप्लाई कर रहे हो वो सारा का सारा रूम में जा रहा है, रूम गर्म हो रहा है। लेकिन हीट पंप में, हीट पंप एटमॉस्फेयर से हीट निकाल के भी तो रूम में सप्लाई कर रहा है और जो वर्क दे रहे हो वो भी सप्लाई कर रहा है। मतलब हीट पंप, मान लीजिए आप 100 किलोवाट इलेक्ट्रिकल वर्क दे रहे हैं, हीटर में वो 100 किलोवाट ही जाएगा रूम में, लेकिन हीट पंप में 100 किलोवाट वो तो गया ही, साथ साथ में ये एटमॉस्फेयर से भी तो कुछ हीट निकाल के रूम में सप्लाई कर रहा है। तो अगर आपको दोनों में 100 किलोवाट चाहिए तो आपको ये वर्क कम देना पड़ेगा ना हीट पंप में। हीटर में आप 100 किलोवाट दोगे वो पूरा का पूरा रूम में जाएगा, लेकिन हीट पंप में ये भी तो हीट रूम में जा रही है, तो मेरे को ये कम ही देना पड़ेगा। मान लीजिए ये 90 किलोवाट दे रहा हूँ, 10 किलोवाट ये है, तो रूम में 100 किलोवाट चल गया, तो यहाँ पे 90 किलोवाट वर्क इनपुट है, जबकि हीटर में 100 किलोवाट वर्क इनपुट है। तो वर्क इनपुट कहाँ कम है, हीट पंप में कम है ना। तो हीट पंप इज मोर इकोनॉमिकल। बात समझ में आ रही है, हीट पंप इज मोर इकोनॉमिकल देन हीटर, क्योंकि हीटर में आप जितना वर्क देंगे वो सारा का सारा रूम में सप्लाई हो जाएगा, लेकिन हीट पंप में जो वर्क दे रहे हैं वो उसके अलावा वो एटमॉस्फेयर से भी हीट निकाल रहा है और रूम में सप्लाई कर रहा है। इज इट क्लियर? तो विच डिवाइस इज मोर इकोनॉमिकल? हीट पंप इज मोर इकोनॉमिकल। क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड। चलिए अब अपन बात करते हैं क्लोसियस इनइक्वालिटी। क्लोसियस इनइक्वालिटी, क्लोसियस इनइक्वालिटी में क्या बोला गया? द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ del q by t should be less than equal to 0 for a cycle to be possible. कोई भी साइकिल अगर पॉसिबल है, साइकिल का मतलब यहां पे सिर्फ हीट इंजन ही नहीं है, साइकिल का मतलब हीट इंजन भी आ गया, रेफ्रिजरेटर भी आ गया, हीट पंप भी आ गया। तो कोई भी साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल तभी होगा जब उस साइकिल में ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन सर्कल का मतलब है साइक्लिक, सर्कल का मतलब साइकिल, इंटीग्रेशन, तो साइक्लिक इंटीग्रेशन मतलब उस पूरे साइकिल में अगर कोई भी साइकिल पॉसिबल तभी होगा जब उस साइकिल में ये रिलेशन वैलिड होगा। अगर ये रिलेशन वैलिड नहीं है तो वो साइकिल इम्पॉसिबल होगा। अब इसमें भी तो दो चीजें हैं भाई, ये रिलेशन वैलिड है तो साइकिल तो पॉसिबल है, मान लीजिए पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे भी तो दो चीजें हैं, del q by t लेस देन 0 भी तो हो सकता है और del q by t इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। और अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये तो इम्पॉसिबल ही बोल रहा है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई साइकिल है, कोई भी साइकिल आपने बनाया, वेदर द हीट पंप और हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, और आपने ये उसमें ये कैलकुलेशन, ये वैल्यू निकाली, अभी आप चिंता मत करिए निकलता कैसे है मैं बता दूंगा, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने ये वैल्यू निकाली मान लो, और ये ग्रेटर देन 0 आ गया, तो जो साइकिल आपने बनाया है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल साइकिल, इम्पॉसिबल साइकिल। बात समझ में आई? और अगर उस साइकिल में del q by t लेस देन 0 आ रहा है तो वो साइकिल कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल साइकिल। और अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल साइकिल। इस कॉन्सेप्ट से इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट दोनों में क्वेश्चन आए हैं,
मैंने आपको ये चेक करना ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी साइकिल रिवर्सिबल कब होता है, इरिवर्सिबल कब होता है, इम्पॉसिबल कब होता है, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्नोट एफिशिएंसी और कार्नोट सीओपी। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, यहां से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी साइकिल बनाया है, वो कैसा साइकिल है, वो रिवर्सिबल साइकिल है या इरिवर्सिबल साइकिल है या इम्पॉसिबल है, तो उसको चेक करने का एक और तरीका है ये, दैट इज द क्लोसियस इनइक्वालिटी। इफ द साइक्लिंग इंटीग्रल ऑफ del q by t ग्रेटर देन 0 तो इम्पॉसिबल साइकिल, इक्वल टू 0 तो रिवर्सिबल, और लेस देन 0 तो वो साइकिल आपका कैसा होगा, इरिवर्सिबल साइकिल होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो डियर, इसको और समझते हैं थोड़ा सा, कि मान लीजिए ये अप्लाई कैसे करेंगे। ये आपके पास कोई एक साइकिल है, ये एक साइकिल है, मैंने किसी भी प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेट पे एक साइकिल बनाया, मान लीजिए पीवी डायग्राम पे बनाया, किसी पे भी बनाया, 1 2 3 साइकिल मतलब बहुत सारे प्रोसेस का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस से मिलकर साइकिल बना हुआ, 3 प्रोसेस से मिलकर साइकिल बना हुआ। यस, आपको चेक करना है कि ये साइकिल कैसा है, तो आप क्या करेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ del q by t निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ del q by t निकालेंगे। अब ये कैसे निकालते हैं, देखो 3 प्रोसेस है, 1 2 2 3 और 3 1। तो आप क्या करेंगे, Q12 में निकालेंगे और Q12 का टेम्परेचर कितना है वो देखेंगे आप। यस और नो? आप क्या करेंगे, Q12 निकालेंगे, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, del q by t निकालेंगे फॉर 1 2 प्रोसेस, फिर आप निकालेंगे del q by t फॉर 2 3 प्रोसेस, फिर आप निकालेंगे del q by t फॉर 3 1 प्रोसेस। या इसका मतलब ये है, आपने ये टोटल निकाला, और अगर ये लेस देन 0 आ गया, इरिवर्सिबल साइकिल हो जाएगा। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो ये रिवर्सिबल साइकिल हो जाएगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो इम्पॉसिबल साइकिल हो जाएगा। बस, बहुत आसान है। आ गई बात समझ में? तो क्लोसियस इनइक्वालिटी की हेल्प से भी अपन ये चेक कर सकते हैं कि साइकिल कैसा है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, साइकिल कैसा है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है या इम्पॉसिबल है। क्लियर? अब देखो मैं आपको ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाता हूं। आप बोलेंगे सर ये आया कैसे, ये आया कैसे, इसको प्रूव करते हैं। पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ? क्लोसियस इनइक्वालिटी समझ में आया? तो व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ क्लोसियस इनइक्वालिटी, तो आप क्या बोलेंगे, सर दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ साइकिल। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ साइकिल। फिजिकल मीनिंग की बात करें, आप क्या बोलेंगे, दिस कॉन्सेप्ट is used to determine nature of cycle। नेचर का मतलब रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है या इम्पॉसिबल है। तो क्लोसियस इनइक्वालिटी की हेल्प से आप ये चेक कर सकते हैं कि साइकिल कैसा है, इज इट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और इम्पॉसिबल। क्लियर? अब देखो डियर, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूं कि ये आया कैसे। तो सबसे पहले रिवर्सिबल साइकिल की बात करते हैं। कोई भी एक साइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं, मैं हीट इंजन ले लेता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हीट इंजन पे वैलिड होगा। मैं हीट इंजन से इसको प्रूव कर रहा हूं, क्योंकि हीट इंजन भी एक साइकिल है। लेकिन अपने दिमाग में ये मत बिठा लेना कि ये सिर्फ हीट इंजन के लिए लगता है, नहीं, ये किसी भी साइकिल के लिए लगता है, चाहे आपका रेफ्रिजरेशन का साइकिल हो, चाहे हीट पंप का हो, चाहे हीट इंजन हो। भाई साइकिल आपके दो ही तरह के होंगे, पावर प्रोड्यूसिंग और पावर एब्जॉर्बिंग। पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल मतलब इंजन, पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल मतलब रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। तो हर जगह वैलिड है। मैं इसको प्रूव करने के लिए हीट इंजन ले रहा हूं, है ना। ये सोर्स है हाई टेम्परेचर पे, सिंक है लोअर टेम्परेचर T2 पे, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। मैं हमेशा T1 को हमेशा ग्रेटर मानूंगा Q2 एंड W। अब डियर अगर ये रिवर्सिबल साइकिल है, तो केल्विन प्लैंक साहब ने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में क्या बोला, Q1 by T1 इक्वल टू Q2 by T2। ये अपन लगा सकते हैं, मतलब Q1 by Q2 इक्वल टू T1 by T2। यस और नो? ये आप लगा सकते हो। ये सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल के लिए वैलिड है। अब अपन ये प्रूव करते हैं कि
साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, इसके लिए जीरो कैसे, जीरो आना चाहिए ना, क्योंकि क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी में क्या बोला है कि अगर साइकिल रिवर्सिबल है तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी जीरो आता है। तो चेक करते हैं कि रियल में जीरो आ रहा है क्या, चलो निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे ये अपना साइकिल है, इस साइकिल पे ये मैंने मार्क कर लिया, ये साइकिल है मेरा। अब साइकिल में देखो हीट दो ही है, Q1 और Q2। वर्क यहाँ पे वर्क तो है नहीं, तो वर्क वाला तो लिखना नहीं है भाई, सिर्फ हीट वाला एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये हीट सप्लाई हो रही है, ये हीट क्या हो रही है, साइकिल में सप्लाई हो रही है, और ये साइकिल से रिजेक्ट हो रही है। तो साइकिल मेरा सिस्टम हो गया। तो सिस्टम में कोई भी हीट सप्लाई होती है तो पॉजिटिव, और सिस्टम से रिजेक्ट होती है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे इसको मैं अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, Q1 तो सप्लाई हो रहा है तो प्लस Q1 किस टेम्परेचर से, बाई T1, बाई Q बाई T लिखना है ना। और ये क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो माइनस Q2 बाई किस टेम्परेचर पे, T2। बोलो डेल क्यू बाई टी यही आएगा। अरे बोलो, डेल क्यू बाई टी लिखने का तरीका भी आप समझ जाओगे कैसे लिखते हैं। यस और नो, ये चीज समझ में आई, ये चीज क्लियर हुई। यस, ये अपन किसके लिए लिख रहे हैं, साइकिल के लिए, मतलब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल साइकिल। अब देखो डियर, रिवर्सिबल साइकिल का एक रिजल्ट अपने को पता है, ये रिजल्ट किसने दिया, केल्विन साहब ने ये रिजल्ट दिया था एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे। केल्विन साहब ने ये रिजल्ट दिया है, तो ये रिजल्ट अपन यूज कर सकते हैं। तो Q1 बाई T1 को मैं लिख सकता हूं Q2 बाई T2। क्या लिख सकता हूं, Q2 बाई T2 माइनस Q2 बाई T2। ये कितना हो गया, जीरो। मतलब आपको क्या समझ में आया, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल इज जीरो। यही क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी में भी बोला गया कि डेल क्यू बाई टी रिवर्सिबल साइकिल के लिए क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट इररिवर्सिबल साइकिल के लिए भी प्रूव करते हैं, इररिवर्सिबल साइकिल। अब देखिए इररिवर्सिबल साइकिल में प्रूव करने के लिए ये सोर्स टेम्परेचर, इंजीनियरिंग सर्विसेज में इसका डेरिवेशन पूछा हुआ है, इसीलिए मैं आपको इसको डिराइव करके दिखा रहा हूं। ये दो साइकिल मैंने मान लिए, दोनों का इनपुट सेम है। Q1 ये मान लीजिए रिवर्सिबल साइकिल है, और ये मान लो इररिवर्सिबल साइकिल है। तो वर्क आउटपुट दोनों में अलग अलग होगा ना, क्योंकि एक रिवर्सिबल है एक इररिवर्सिबल है, और दोनों में हीट रिजेक्शन भी अलग अलग होगा। इसमें मान लीजिए Q2 है, इसमें Q3, और ये टेम्परेचर है T2। ठीक है, अब अपने को ये प्रूव करना है कि इररिवर्सिबल साइकिल में क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी, मतलब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी लेस देन जीरो आता है। यस डियर, उसको प्रूव करने से पहले एक रिजल्ट मैं केल्विन साहब के अकॉर्डिंग ये लिख सकता हूं फॉर रिवर्सिबल साइकिल। ये अपना साइकिल रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2। ये मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक, अकॉर्डिंग टू केल्विन एक्सपेरिमेंट्स। अब अपन प्रूव करते हैं, अपने को क्या निकालना है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी निकालना है इररिवर्सिबल साइकिल के लिए। तो अपना साइकिल इररिवर्सिबल कौन सा है, ये वाला, क्योंकि रिवर्सिबल का तो प्रूव कर ही चुके हैं, इररिवर्सिबल का ही प्रूव कर रहे हैं। तो Q1 क्या है यहाँ पे, सप्लाई, तो सप्लाई है तो प्लस Q1 किस टेम्परेचर से सप्लाई है, किस टेम्परेचर से सप्लाई है, T1 से। और Q3 क्या है, रिजेक्शन, तो माइनस Q3 किस टेम्परेचर पे रिजेक्शन है, T2 पे। किस टेम्परेचर पे रिजेक्शन है, T2 पे। बोलो समझ में आई बात। अब देखो Q1 बाई T1 को मैं Q2 बाई T2 लिख सकता हूं, Q2 बाई T2 माइनस Q3 बाई T2। तो ये क्या है, Q2 माइनस Q3 बाई T2। और ये अपन क्या निकाल रहे हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं, इररिवर्सिबल साइकिल के लिए। मेरे को कोई ये बता सकता है इस डायग्राम को देख के कि Q2 और Q3 में से कौन सा बड़ा है, विच हीट इज मोर, Q2 और Q3 या दोनों सेम है, बताइए। इन Q2 एंड Q3 विच हीट इज मोर, द वैल्यू ऑफ विच हीट इज मोर, किस हीट का वैल्यू ज्यादा है, बताइए डियर। सोचो, एक रिवर्सिबल है एक रिवर्सिबल है, वेरी गुड। Q2 Q3 का वैल्यू ज्यादा है, अरे यार टंपे मार रहे हैं आप तो। बेटा ये इररिवर्सिबल है, हाँ बिल्कुल सही बोला है अर्थर, बिल्कुल सही बोला है।
ये इरिवर्सिबल है। अगर इरिवर्सिबल है तो आपको पता है कि इरिवर्सिबल इंजन में वर्क जो होगा वो कम होगा, मतलब W2 लेस देन W1 होगा, और वर्क अगर कम है तो हीट रिजेक्शन ज्यादा ही होगी ना यार। Q3 इज ग्रेटर देन Q1 Q2, क्यों ज्यादा होगी भाई? इनपुट अपन ने सेम दिया है, इनपुट अपन ने सेम दिया है, ये रिवर्सिबल है तो इसका वर्क ज्यादा है तो इसका हीट रिजेक्शन कम होगा, ये इरिवर्सिबल है तो इसका वर्क कम है, हीट रिजेक्शन ज्यादा है, तो Q3 ग्रेटर देन Q2 है। क्या है? Q3 ग्रेटर देन Q2 है। तो इस रिजल्ट को देखो, ये रिजल्ट क्या आएगा? Q3 ग्रेटर देन Q2 है तो रिजल्ट आ गया नेगेटिव। T2 तो T तो केल्विन में है, और केल्विन में कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टेम्परेचर जीरो होता है या उससे बड़ा होता है। एक्चुअल में तो केल्विन में टेम्परेचर जीरो भी नहीं होता है। मैं आपको प्रूव करूंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा कि केल्विन में जीरो टेम्परेचर कभी भी नहीं होता, जीरो केल्विन कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो टी तो केल्विन में है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, और ऊपर वाली टर्म आ गई नेगेटिव। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी फॉर इरिवर्सिबल साइकिल इज लेस देन जीरो। ये नेगेटिव आ गया ना, ये वाला टर्म आपका कैसा आ गया? ये वाला टर्म आपका आ गया नेगेटिव, और ये वाला टर्म है हमेशा पॉजिटिव। तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव मींस नेगेटिव। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो। तो डियर, क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी अपन ने प्रूव कर लिया। क्लियर हो गया? ये अपन ने प्रूव कर लिया कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए जीरो होता है, इरिवर्सिबल के लिए लेस देन जीरो। अब अगर रिवर्सिबल भी नहीं है, इरिवर्सिबल भी नहीं है, तो फिर इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि साइकिल या तो पॉसिबल होता है या इम्पॉसिबल, और अगर वो पॉसिबल होता है तो या तो वो रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल, तीसरा टाइप ही नहीं होता। अगर वो पॉसिबल ही नहीं है तो फिर इम्पॉसिबल है। इज इट क्लियर? तो डियर, आज मैंने आपको दो तरीके पढ़ा दिए किसी भी साइकिल को चेक करने के। अभी तक अपन सिर्फ साइकिल 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 की बात कर रहे हैं, अभी अपन प्रोसेस की बात करे ही नहीं है बिल्कुल भी। प्रोसेस की बात अपन एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से करेंगे। अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, दैट इज ओनली फॉर अ साइकिल। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं पूरा साइकिल के लिए पढ़ा रहा हूं, प्रोसेस की मैं बात ही नहीं कर रहा अभी तक। बात समझ में आई? तो मैं जो भी आपको यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहा हूं अभी सेकंड लो में, वो साइकिल के लिए पढ़ रहे हैं। और साइकिल को चेक करना अपन दो तरीके से सीख चुके हैं, कार्नोट से या क्लोसियस, कार्नोट से या फिर क्लोसियस से। इज इट क्लियर? तो डियर, ये दोनों तरीके आपको समझ में आने चाहिए। अब देखिए, मैं आपको तीन चार अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूं जो इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप पे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टू रिवर्सिबल हीट इंजन are operating between two reversible heat engine are operating two reversible heat engine are connected in series. देखो, मैं डायग्राम बना के बताता हूं आपको क्या लिखा हुआ है। दो हीट इंजन है, ये इंजन 1 है, इंजन 1 का ये सोर्स हो गया, और ये इंजन 1 का सिंक हो गया, और दूसरा इंजन भी यहीं पे कनेक्टेड है। इनको बोलते हैं इंजन इन सीरीज। क्यों बोलते हैं इंजन इन सीरीज? इंजन 1 का जो सिंक है वो इंजन 2 के लिए सोर्स है। इंजन 1 में मान लीजिए Q1 हीट सप्लाई हो रही है और ये Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो इंजन 2 में हीट सप्लाई कितनी हो जाएगी? Q2। मतलब दोनों इंजन सीरीज में अगर कनेक्टेड हैं, अरे दो चीजें अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो इसका जो आउटपुट है Q2 वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए इनपुट। बात समझ में आ रही है? तो इनको बोलते हैं इंजन इन सीरीज। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इंजन इन सीरीज। एक का आउटपुट दूसरे के लिए अगर इनपुट हो जाए तो उसको सीरीज में बोलते हैं। इज इट क्लियर? भाई सीरीज का मतलब यही तो होता है ना भाई, ये है, ये दूसरी स्प्रिंग है, तो इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट हो गया कि नहीं? तो ये सीरीज में हो गया, तो इनको बोलते हैं इंजन इन सीरीज। तो ये दो इंजन है जो सीरीज में कनेक्टेड है, और ये दोनों इंजन मैंने बोल दिया रिवर्सिबल है।
कैसे हैं? रिवर्सिबल इंजन है। दोनों इंजन कैसे हैं? रिवर्सिबल है। मैंने आपसे ये पूछा, मैंने आपको देखो T1 दे दिया, T3 दे दिया, और मैंने पूछा T2 बताओ कितना है। मान लीजिए मैंने बोला T1 इज हाँ, मान लो 800 केल्विन मैंने बोला T1, और T3 मैंने बोल दिया 300 केल्विन। अब मैंने पूछा कि दोनों का ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर मैं बोल सकता हूं, T2 इज द इंटरमीडिएट टेम्परेचर ऑफ बोथ द इंजन्स। T2 क्या है? इंटरमीडिएट टेम्परेचर। तो मैंने आपको ये पूछा दोनों इंजन का इंटरमीडिएट टेम्परेचर बताओ। लेकिन यहां पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। दोनों इंजन सेम वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं मान लो, या फिर दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में दूंगा और बोलूंगा दोनों इंजन की एफिशिएंसी सेम है। दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को पूछ सकता हूं। मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं? टू रिवर्सिबल इंजन आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड बोथ इंजन प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ वर्क, then find out the intermediate temperature of the engines. So two reversible heat engines are connected in series, both engines produces same amount of work, then find out both produces same amount of work, then find out the intermediate temperature of engines। तो आपको ये पूछ लिया दोनों में सेम वर्क है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दूंगा दोनों की एफिशिएंसी सेम है। तो ये दो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन मैं क्या दूंगा? इन दोनों को हटा के एक इंजन बना दो। तो ये तीन क्वेश्चन आते हैं, तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तीनों अपन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या दिया है कि दो रिवर्सिबल इंजन है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज का मतलब आपको क्वेश्चन में कभी भी दिया जाए कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज का मतलब यही निकलता है कि वन का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट हो जाए। ठीक है, तो दो रिवर्सिबल इंजन है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। आपको ये बोल रहा है कि दोनों सेम अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बताइए इंटरमीडिएट टेम्परेचर कितना होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं। दोनों में वर्क का वैल्यू क्या है? सेम है, मतलब W1 इक्वल टू W2। सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा, मैं सोल्व कर रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा सोल्व करने के लिए, तो अच्छे से समझना। W1 इक्वल टू क्या है? W2। अब देखो डियर, W1 को मैं क्या लिख सकता हूं? Q1 माइनस Q2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोलो। Q1 माइनस Q2। और W2 को क्या लिख सकता हूं? Q2 माइनस Q3। कोई भी चीज समझ में नहीं आए पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीन क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक काम करो डियर, इस पूरी इक्वेशन को Q2 से डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? Q1 बाई Q2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस Q3 बाई Q2। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अभी समझ में आ जाएगा मैंने क्यों डिवाइड करा। मैंने लिखा W1 और W2 दोनों बराबर है। W1 को लिखा Q1 माइनस Q2 और W2 को लिखा मैंने Q2 माइनस Q3। अब मैंने पूरी इक्वेशन को Q2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया Q1 बाई Q2 माइनस 1 और ये बन गया 1 माइनस Q3 बाई Q2। देखो डियर, दोनों इंजन कैसे हैं? रिवर्सिबल। तो इंजन 1 की बात करते हैं। ये आपका कैसा इंजन है? रिवर्सिबल इंजन है। और रिवर्सिबल इंजन के लिए केल्विन साहब के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आता है? Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2। बोलो, Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2। तो यहां से Q1 बाई Q2 क्या हो गया? Q1 बाई Q2 क्या हो गया? T1 बाई T2। ठीक है, ऐसे ही इंजन 2 की बात करते हैं।
ये भी आपका रिवर्सिबल है, तो केल्विन्स आपके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, Q2 बाई T2 इक्वल टू Q3 बाई T3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां से देखिए Q3 बाई Q2 को मैं क्या लिख सकता हूं, Q3 बाई Q2 को मैं लिख सकता हूं T3 बाई T2। अब समझ में आया मैंने क्यों Q2 से डिवाइड करा, क्योंकि Q1 बाई Q2 का वैल्यू भी मेरे पास टेम्परेचर के टर्म में आ गया, Q3 बाई Q2 का वैल्यू भी टेम्परेचर के टर्म में आ गया, तो ये दोनों रिजल्ट उठा के इस इक्वेशन में पुट करो। तो अपना ओरिजिनल इक्वेशन देखो क्या है, Q1 बाई Q2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस Q3 बाई Q2, ये रिजल्ट है अपना। Q1 बाई Q2 माइनस 1, 1 माइनस Q3 बाई Q2, और Q1 बाई Q2 का वैल्यू क्या है, T1 बाई T2, तो इसको मैं लिख सकता हूं T1 बाई T2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस Q3 बाई Q2 का वैल्यू क्या है, T3 बाई T2, क्या है, T3 बाई T2, कितना है, T3 बाई T2। आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, मैंने आपको बोला T1 आपको 800 है और T3 आपका 300 है, आपको T2 निकालना है। अब इसको सोल्व कर लो, देखो T1 बाई T2 इसको इधर लेके आ जाओ, प्लस T3 बाई T2 इक्वल टू हो जाएगा 2, ये 1 इधर चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, T1 प्लस T3 बाई 2 इक्वल टू T2। मीन्स ये जो T2 टेम्परेचर है ये T1 प्लस T3 बाई 2 है। बात समझ में आई। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद भी करना है कि अगर आपको इंटरमीडिएट टेम्परेचर पूछा जाए, दो रिवर्सिबल इंजन जो सीरीज में कनेक्टेड हो, अगर उनका इंटरमीडिएट टेम्परेचर पूछा जाए तो ये किसके बराबर होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ हायर एंड लोअर टेम्परेचर। अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन हो गया एएम जिसको बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ हायर एंड लोअर टेम्परेचर। तो बताइए T2 का वैल्यू कितना है, 800 प्लस 300 बाई 2, 1100 बाई 2, दैट इज आंसर 550 केल्विन। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला आपको याद भी करना है। तो यहां से अपन नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, इफ टू रिवर्सिबल हीट इंजन, two reversible heat engine are connected in series, and both produces equal amount of work, then intermediate temperature is arithmetic mean of higher and lower temperature। मीन्स T2 जो है T1 प्लस T3 बाई 2 होता है। समझ में आ गई बात। तो ये आपको याद भी रखना है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, टू रिवर्सिबल हीट इंजन in which higher temperature is 600 Kelvin, lower temperature is 300 Kelvin, both are arranged in series and both produces equal amount of work, then find out the intermediate temperature। बताइए क्या होगा, हायर 600 है, लोअर 300 है, तो 600 प्लस 300 बाई 2 दैट इज 900 बाई 2 मीन्स 450 केल्विन इज द इंटरमीडिएट टेम्परेचर। तो अगर आपको ये याद है तो आप फटाफट से आंसर दे सकते हैं। समझ में तो आना ही चाहिए कैसे सोल्व करा, समझ में तो आना ही चाहिए, लेकिन याद भी होना चाहिए। क्लियर है। गेट में ऐसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, फटाफट से तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही आप रिप्लाई कर सकते हो, ये चीज अगर आपको ध्यान है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, बताइए यस। अब दूसरा क्वेश्चन कराता हूं इसी में, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब अच्छा इस बार पूरा बोर्ड आने लग गया क्या आपका, ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, रुको एक बार, ये दिख रहा है, हाँ और यहां तक भी, अच्छा ठीक है पूरा बोर्ड कर दिया।
ठीक है, पहले ये बोर्ड बहुत कम आता था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रिवर्सिबल heat engine are arranged in series डियर हमेशा ध्यान देना, मैं रिवर्सिबल की ही बात कर रहा हूं। टू रिवर्सिबल हीट इंजन आर अरेंज्ड इन सीरीज एंड both produces both produces equal amount of efficiency, equal amount of efficiency, both produces equal amount of efficiency, then find out the intermediate temperature. Find out the intermediate temperature. चलिए सोल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। T1 ये इंजन 1, ये टेम्परेचर T2, ये मान लीजिए Q1 हीट सप्लाई है यहाँ से और Q2 हीट रिजेक्शन है। तो सीरीज का मतलब इसका जो आउटपुट है वो सेकंड इंजन का इनपुट हो जाएगा। तो ये सेकंड इंजन हो गया, ये इसका इनपुट हो गया, और ये मान लीजिए T3 टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट कर रहा है Q3। अब उसने ये बोला है कि इंजन 1 का जो एफिशिएंसी है, दोनों इंजन कैसे हैं, रिवर्सिबल, ये भी कैसा है, रिवर्सिबल। तो उसने बोला कि इंजन 1 और इंजन 2 का एफिशिएंसी इस बार बराबर है। क्या बोला है, इंजन 1 और इंजन 2 का एफिशिएंसी इस बार बराबर है। अब बताओ कि इंटरमीडिएट टेम्परेचर कितना होगा। मान लीजिए ये मैंने बोल दिया 900 केल्विन और ये मैंने बोल दिया 400 केल्विन। हाई टेम्परेचर मैंने बोला 900 केल्विन है, लोअर टेम्परेचर 400, तो T2 बताओ कितना होगा। कंडीशन क्या है, दोनों की एफिशिएंसी सेम है। बताओ मेरे को नीटा 1 क्या होगा, फटाफट बताओ मेरे को नीटा 1 क्या होगा, इंजन 1 का एफिशिएंसी क्या होगा। क्या लिख सकता हूं मैं, इंजन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी कैसे लिखते हैं, वेरी गुड, 1 माइनस T2/T1, वेरी गुड डियर। इंजन आपका कैसा है, रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी कैसे लिखते हैं, टेम्परेचर के टर्म में। तो इसका क्या हो गया, 1 माइनस T2/T1, और इंजन 2 का क्या हो गया, 1 माइनस T3/T2। यस, देखो ये उड़ गया, तो क्या बचा, T2/T1 इक्वल टू T3/T2, दोनों से माइनस उड़ गया, 1 से 1 उड़ गया। तो डियर क्या है आपके पास, T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 T3 मीन्स T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 T3। तो क्या बोल सकते हो, इफ टू रिवर्सिबल हीट इंजन आर अरेंज्ड इन सीरीज, both produces equal amount of efficiency, then intermediate temperature is geometric mean of, इस बार क्या रहा है, geometric mean of higher and lower temperature। तो इस बार ये हायर टेम्परेचर 900 है, लोअर टेम्परेचर 400 है, दोनों को ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे मतलब 9 इंटू 36 हो गया, ये 600 आ गया। T2 कितना आ गया, 600, कितना आंसर आ जाएगा, 600 केल्विन, क्योंकि T2 क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ 900 इंटू 300 दैट इज 600 केल्विन। आ गई बात समझ में। तो ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगर वर्क सेम है, इफ वर्क इज सेम देन दोनों सेम अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन अर्थमेटिक मीन। इफ efficiency is same then geometric mean। is it clear, is it clear, is it clear, yes। चलिए अब एक और जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है इसमें, दैट इज, इस बार मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए
ये दो रिवर्सिबल इंजन है आपके पास जो सीरीज में कनेक्टेड है। ये दो रिवर्सिबल इंजन है E1 और E2, ये सीरीज में कनेक्टेड है। इंजन 1 का वर्क है W1, इंजन 2 का वर्क है W2। अब आपने क्या करा, इन दोनों इंजन को एक कंबाइंड इंजन से रिप्लेस कर दिया जो कि इसी टेम्परेचर लिमिट में ऑपरेट कर रहा है, किसमें, T1 और T3 में। आपने इन दोनों इंजन को हटा दिया और एक ही इंजन बना दिया। हीट इनपुट क्या हो गया, Q1, और यहां पे रिजेक्शन क्या हो गया, Q3। तो इसका वर्क कितना हो जाएगा, दोनों को कंबाइंड एक इंजन बना दिया तो ये इंजन 1 W1 वर्क दे रहा है, इंजन 2 W2, तो कंबाइंड इंजन दोनों का कंबाइंड वर्क देगा W1 प्लस W2। तो पता है आपको क्या पूछा, ये भी रिवर्सिबल है। क्वेश्चन समझ में आया। Two heat engines are connected in series. Two reversible heat engines are connected in series, and if both the engines are replaced by a combined engine, both the engines are replaced by the combined engine between the same temperature limit, then find out the efficiency of combined engine in terms of efficiency of 1 and 2। मतलब इसका इंजन का एफिशिएंसी मान लीजिए नीटा 1 है, इस इंजन का एफिशिएंसी मान लीजिए नीटा 2 है, इस इंजन का एफिशिएंसी मान लीजिए नीटा 3 है। तो आपको नीटा 3 निकालना है नीटा 1 और नीटा 2 के टर्म में। मैंने इस बार आपको पता क्वेश्चन में नीटा 1 का वैल्यू दे दिया 60% मान लो, नीटा 2 का वैल्यू दे दिया 40%, और मैंने आपको पूछा नीटा 3 बताओ। तो इस बार ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया। टू रिवर्सिबल हीट इंजन आर अरेंज्ड इन सीरीज, if both the engines are replaced by a combined reversible engine, then find out the efficiency of the combined engine। अब कैसे निकालेंगे, अब देखो मैं इसको सोल्व करता हूं। डियर, अगर मैं इंजन 1 की बात करूं तो इंजन 1 का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 बाई T1, क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल है। या इसको, अच्छा ठीक है, इंजन 2 का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 माइनस T3 बाई T2। ये डियर अपन इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, एफिशिएंसी को अपन ये भी तो लिख सकते हैं W1 बाई Q1, और इसकी एफिशिएंसी को मैं लिख सकता हूं W2 बाई Q2, क्योंकि ये तो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल दोनों जगह वैलिड है। और इंजन 3 की एफिशिएंसी को मैं क्या लिख सकता हूं, W1 प्लस W2 बाई Q1। अब देखो यहां से W1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, नीटा 1 इंटू Q1, यहां से W2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, नीटा 2 इंटू Q2। ये दोनों वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, तो W1 का वैल्यू क्या आ गया, नीटा 1 इंटू Q1, प्लस W2 का वैल्यू क्या आ गया, नीटा 2 इंटू Q2 अपॉन Q1। ये इंजन 3 का एफिशिएंसी है। अगर डियर Q2 की जगह Q1 होता ना तो ये सारे Q1 कैंसिल आउट हो जाते और अपना आंसर नीटा के टर्म में आ जाता। तो अब मेरा एम क्या है, Q2 को Q1 में कन्वर्ट करना। अब Q2 को मैं Q1 के टर्म में कैसे लिख सकता हूं, यहां पे देखो, इस इंजन 1 का अगर मैं एनालिसिस करूं तो इंजन 1 पे मैं ये लिख सकता हूं Q1 इज इक्वल टू W1 प्लस Q2, Q1 इज इक्वल टू W1 प्लस Q2। तो यहां से मेरा Q2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q1 माइनस W1, क्या आ जाएगा, Q1 माइनस W1, और W1 का वैल्यू क्या है, नीटा 1 Q1। तो ये क्या हो गया, Q1 माइनस नीटा 1, Q1 माइनस नीटा 1 इंटू Q1। ये वैल्यू उठा के आप, ये Q2 का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, Q2 का वैल्यू है, या इसमें से आप Q1 कॉमन ले लीजिए तो ये बन गया 1 माइनस नीटा 1। तो ये Q2 का वैल्यू, ये जो वैल्यू है Q2 का, ये उठा के यहां पे पुट कर दो, अपना काम हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चल रहे हैं। तो नीटा 3 अपना क्या है, नीटा 1 Q1 प्लस नीटा 2 Q2 अपॉन नीटा 1 Q1 प्लस नीटा 2 Q2 अपॉन Q1। और Q2 का वैल्यू अपने पास क्या आया, Q2 का वैल्यू आया Q1 इंटू 1 माइनस नीटा 1, Q1 इंटू 1 माइनस नीटा 1। तो ये Q2 का वैल्यू यहां पुट करो, तो नीटा 3 इज नीटा 1 Q1 प्लस नीटा 2 इंटू Q2 इज Q1 इंटू 1 माइनस नीटा 1 डिवाइडेड बाई Q1। देखो Q1 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 सब कैंसिल आउट, तो बचा क्या, क्या बचा, देखो ऊपर बचा नीटा 1 प्लस नीटा 2
इंटू 1 माइनस नीटा 1, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा है। इस ब्रैकेट को ओपन करो तो नीटा 3 क्या बचा, नीटा 1 प्लस नीटा 2 माइनस नीटा 1 इंटू नीटा 2। ये फॉर्मूला पढ़ा है कहीं पे, या आपने आज तक याद रटा होगा, लेकिन आज मैंने इसको डिराइव करके दिखा दिया। तो क्या एक्सप्रेशन है, क्या फॉर्मूला है, अगर दो रिवर्सिबल इंजन को कंबाइंड इंजन से रिप्लेस कर दिया जाए, अगर दो रिवर्सिबल हीट इंजन को कंबाइंड रिवर्सिबल हीट इंजन से रिप्लेस कर दिया जाए, तो उसका जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, नीटा 1 प्लस नीटा 2 माइनस नीटा 1 नीटा 2। इज इट क्लियर? अब देखो आपको मैंने क्या क्या वैल्यू दिया था, 0.6 और 0.4, तो यहां पे पुट कर दो 0.6 प्लस 0.4 माइनस 0.6 इंटू 0.4, जो भी आंसर आएगा ये हो गया 1 माइनस 0.24, तो कितना हो गया 0.76। ये आपका कंबाइंड इंजन का एफिशिएंसी आ गया। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कंबाइंड इंजन। क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए, ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ टू रिवर्सिबल हीट इंजन आर अरेंज्ड इन सीरीज, both produces equal amount of work, then the intermediate temperature is arithmetic mean of higher and lower temperature. Question second, if two reversible heat engine are arranged in series, both produces equal amount of efficiency, then intermediate temperature is geometric mean of higher and lower temperature. And third question, if two reversible engine are arranged in series and these two engines are replaced by a combined reversible engine, then the efficiency of the combined engine is neta 3 is neta 1 plus neta 2 minus neta 1 neta 2. Is it clear? ये तीनों आपको समझ में भी आने चाहिए, इनको घर जाके अपने हाथ से सोल्व करना, और ये याद भी रहना चाहिए, ये याद भी रहना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो क्वेश्चन आया हुआ है 2018 का, वो क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के बता रहा हूं। टू रिवर्सिबल इंजन्स आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन अ हीट सोर्स एंड अ सिंक। द एफिशिएंसी ऑफ दीज इंजन्स आर 60% एंड 50%। दो रिवर्सिबल इंजन है जिनकी एफिशिएंसी कितनी है, 60% एंड 50%। If these two engines are replaced by a single reversible engine, इन दोनों इंजन को सिंगल रिवर्सिबल इंजन से रिप्लेस कर दिया जाए, तो एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन विल बी, तो उस रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, तो क्या होगी देखो, नीटा 1 प्लस नीटा 2 माइनस नीटा 1 नीटा 2। वैल्यू पुट करो, 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.6 इंटू 0.5, कितना हो गया बेटा, देखो ये हो गया 1.1, ये हो गया 0.3, तो 0.8% हो गया, यस 80%। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? हाँ जी बच्चों बताओ, कोई समस्या, कोई दिक्कत? क्लियर है? यस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको घर से बना के लाना है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, फटाफट आप भी लिख लो। A reversible heat engine operate between a thermal reserve between the thermal reservoir of 800 degree Celsius and 30 degree Celsius. Drives are reversible refrigerator in which refrigerated space at
-15 degree Celsius and deliver heat to a thermal reservoir at 30 degree Celsius. The heat input to the engine is 1900 kilojoule. 1900 kilojoule. There is a net work output from the combined plant. There is a net work output from the combined plant. From the combined plant of 290 kilojoule. Determine the heat transfer from the refrigerator heat transfer from the refrigerator and total heat transfer to 30 degree Celsius thermal reservoir. ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का कन्वेंशनल है, इसको आप लोग ट्राई करके आना। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं। ये जो है हीट ट्रांसफर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, इसका आंसर है 614.50 किलो जूल, और ये टोटल हीट ट्रांसफर का जो आंसर है दिस इज 7764.5 किलो जूल। ये दोनों आंसर मैंने आपको बता दिए, इसको आप घर से ट्राई करके आना, ठीक है, इसको आप घर से सोल्व करके आना। कल इसको अपन डिस्कस करेंगे, आप इसको ट्राई करके आना, कल इसको अपन डिस्कस करेंगे। और डियर कल की क्लास, आज अपना साइकिल कंप्लीट हो गया है, कल अपन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एंट्रोपी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एंट्रोपी कॉन्सेप्ट से ही प्रोसेस को देखते हैं। तो कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल अपन एंट्रोपी डील करने वाले हैं, और एंट्रोपी अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे के जितने भी चैप्टर है उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, और एप्लीकेशन पार्ट में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो जो आपके साथी नहीं आ रहे हैं उनको भी बोल देना कि कल क्लास अटेंड करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो आगे आने वाली 2-3 क्लासेस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा एप्लीकेशन का मैक्सिमम पार्ट एंट्रोपी पे डिपेंड करता है, और थर्मोडायनेमिक्स के आगे के चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट भी एंट्रोपी पे डिपेंड करता है। ठीक है डियर, तो चलिए कल मिलते हैं सेम टाइमिंग शाम को 5 बजे। आप इसको सोल्व करके आना, ट्राई करके आना, कल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।